अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सपोर्ट मुझे सच में मोटिवेट करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं और इससे भी बेटर वीडियोस बनाऊं। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इंप्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चैप्टर 994 प्रील्यूड। 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर लियोनार्ड, जो स्पेशली टैरो गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए घर वापस आया था, बेसमेंट में सेंट सैमुअल कैथेड्रल हेड करने ही वाला था ताकि डोजियर्स पढ़ सके और रात में सोल्स को प्लेकेट करने की प्रिपरेशंस कर सके, जब उसका विजन सडनली ब्लर हो गया। उसने मैसेंजर को एक डार्क फुल ड्रेस में 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स होल्ड किए हुए देखा। एक सोल अश्योरर के तौर पर वो ऑलरेडी स्पिरिट बॉडीज के साथ ऐसे क्रिएचर्स देख सकता था। क्लेन का लैटर लेने के बाद लियोनार्ड के पास रेने टिनकर को थैंक यू कहने का चांस भी नहीं था जब वो मुड़ी और वॉइड में वॉक कर गई। वो ज्यादा देर के लिए रुकी भी नहीं। ओल्ड मैन, क्लेन के पास इस लेवल का मैसेंजर क्यों है? क्या ये ब्लेस्ड होने का पर्क है? लियोनार्ड ने एक सप्रेस्ड वॉइस के साथ पाले जोरोस से पूछने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। उसने ओरिजिनली फैंटेसाइज किया था कि ये हर टैरो क्लब मेंबर के लिए स्टैंडर्ड था, लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि वो इमेजिन कर रहा था। पाले जोरोस्ट की स्लाइटली एज्ड वॉइस इमीडिएटली चकल की। ये लाइकली सिर्फ क्लेन मोरिटी से बिलोंग करता है। हर कोई कुछ स्पेशल फॉर्चुइटस एनकाउंटर रिसीव करता है। क्या ये केस नहीं है? क्या ये तुम्हारे जैसे फेलो के लिए भी सेम नहीं है? हे, मुझे लगा कि तुम उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए इनकम्प्लीट एंजल यूज करोगे, लेकिन तुमने इस लेवल का मैसेंजर यूज किया। बुरा नहीं है, तुम्हें अभी भी मेरी वार्निंग याद है। लियोनार्ड ने अपने लिप्स के कॉर्नर्स कर्ल किए, पेपर का पीस स्प्रेड ओपन किया और उस पर कंटेंट पढ़ा। वो इंडीड कंसीलमेंट और फेट का ब्लेस्ड है। पालेस जोरोस ने क्विकली लियोनार्ड की आईज के थ्रू हेडिंग स्कैन की। लियोनार्ड ने ग्राउंड पर नहीं देखा। इंस्टेड उसने कुछ स्टेप्स बैक लिए और खुद को सोफे के एम्ब्रेस में थ्रो किया, कहने से पहले, क्लेन डेस्टिनी की थेफ्ट और रिप्लेसमेंट के थ्रू देख सकता है। फिर हमें मैरॉडर पाथवे डेमिगॉड लेवल पर आइटम सीक आउट करने के लिए रश करने की नीड नहीं है। भले ही तुम हरी में होते, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें कहाँ सीक आउट करना है। पालिस ने स्कॉफ किया। हर्मिट्स ऑफ फेट की गैदरिंग के लिए भी सिमिलर आइटम्स को एक बार अपीयर होने के लिए सालों की नीड थी, और नेक्स्ट गैदरिंग साल के एंड में होने वाली थी। लियोनार्ड मोमेंटरीली वर्ड्स के लिए लॉस पर था और अपनी गेज लास्ट 2 पैराग्राफ्स पर ही कास्ट कर सका। एक ब्रीफ साइलेंस के बाद वो चकल किया। मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूं कि क्लेन ने मेगोस को फेस करते वक्त सन डोमेन का हाई लेवल चार्म कहां से रिसीव किया। मुझे लगा कि ये उसे उस डेथ कॉन्सल द्वारा प्रोवाइड किया गया था, लेकिन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि एक डेथ डोमेन एंजल सन डोमेन के हाई लेवल चार्म्स क्यों गैदर कर रहा होगा। क्या ये सुसाइड नहीं होगा? अब मैं फाइनली समझ गया। ओल्ड मैन, मैंने भी पहले 30782 विल्ड किया था। तुमने नोटिस क्यों नहीं किया कि उसमें इटर्नल ब्लेजिंग सन के डिवाइन ब्लड की एक ड्रॉप हिडन थी? अगर तुम तब अपनी पावर का कुछ हिस्सा बैकस्टॉल कर पाते तो थिंग्स वैसी नहीं होती। लियोनार्ड ओरिजिनली ओल्ड मैन को मॉक करना चाहता था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा वो साइलेंट हो गया। लियोनार्ड के खुद से मटर करना फिनिश करने के बाद पालेस जोरोस्ट चकल किया। नॉट बैड, तुम इतनी जल्दी एक आइडिया के साथ आए, लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम उन्हें प्लेकेट कर रहे हो, उन्हें प्योरीफाई नहीं कर रहे। ये 30782 ऑप्ट इन करने के साथ कॉन्ट्रोडिक्टरी है। ये इजीली सस्पिशन इनकर करेगा। लियोनार्ड, जो प्रेज किया गया था, इमीडिएटली हंसा। ओल्ड मैन, ये इसलिए है क्योंकि तुम अवेयर नहीं हो। जब मैंने नाइट हॉक्स टीम ज्वाइन की थी तो मुझे मिली एजुकेशन में एक लाइन थी, प्यूरिफाई करने की एबिलिटी होने के प्रेमाइस के अंडर ही प्लेकेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकती है। एम्परर रसेल ने भी एक बार कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक हाथ में स्टिक और दूसरे में कैरेट की नीड होती है। पालेस जोरोस ने इमीडिएटली तस्क किया। तो अपना प्लान फॉलो करो। ऑफ कोर्स, ये अज्यूमिंग है कि तुम एंथनी स्टीवेंसन के मिशंस को 1 या 2 वीक में फिनिश कर सकते हो। अगर तुमने आमोन को एलिमिनेट करने का एक्चुअल ऑपरेशन बिगिन होने से पहले सनफ्लेयर बुलेट्स ऑब्टेन नहीं की हैं, तो ये अब नेसेसरी नहीं होगा। लियोनार्ड ने पेपर के पीसेज पर लिखे मिशंस की लिस्ट रिकॉल की जब उसका फोरहेड ट्विच हुआ। उसने फिर खुद को अपनी वरीज के बारे में भूलने के लिए फोर्स किया और मम्बल किया। मैं वंडर करता हूँ कि सैंग्विन को पनिश करने का मिशन कब बिगिन होगा। मैं वंडर करता हूँ कि क्या सैंग्विन के पास मैरॉडर पाथवे के डेमिगॉड लेवल पर कोई सील्ड आर्टिफैक्ट है। टेम्पररी ड्रीम वर्ल्ड, मैं इसे खुद क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कुछ चार्म्स बनाने का चांस ढूंढूंगा, लेकिन क्या इस लेवल की पावर गॉड्स के 4 सेकंड लैंड में डार्कनेस के कोरोजन को रेसिस्ट करने में एबल होगी? फोर्स ने नोट किया एनलाइटनमेंट में। अगर हम इसे डिस्कवर कर सके, विस्काउंट ग्लैंड की एक गुड फ्रेंड के तौर पर मिस ऑड्रे के पास भी इसे डिस्कवर करने का चांस है। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि उन्होंने गैदरिंग क्यों ज्वाइन की। या
शियो ने फोर्स के गेस के साथ एग्री किया। फोर्स ने अपना माउथ ओपन किया और बस कुछ कहने ही वाली थी जब उसने रिकॉल किया कि सैंग्विन के साथ मैटर कंप्लीटली ओवर नहीं हुआ था। उसने इमीडिएटली वॉरली अराउंड देखा और कहा, शियो, हमें फ्यूचर में गैदरिंग्स के अपने डिस्कशंस कम करने चाहिए। जहां तक मिस ऑड्रे की बात है, हम उन्हें हर वीक या 2 में एक बार विजिट कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व करना कंटिन्यू कर सकते हैं जब टाइम आएगा। शियो अपने सेंसेज में स्नैप हुई और हेवली नोट किया। ऑल राइट। उसने फिर अपना डोर ओपन किया और ईस्ट बरो में एक पर्टिकुलर बार में गई और बार काउंटर के पास बैठ गई। टेबल पर रैप करते हुए उसने बारटेंडर से कहा, जिसने ऊपर देखा, आज कोई नए मिशंस? बारटेंडर ने एक पर्टिकुलर मिस्टर अर्नेस्ट बोयार की इन्वेस्टिगेशंस को मेंशन किए बिना एक रफ लिस्ट दी। इंडीड, मुझे कल या परसों तक वेट करना होगा। शियो ने अराउंड देखा, अपनी गेज रिट्रैक्ट की और पजलमेंट और कंसर्न में पूछा, मैंने शेरमन को कुछ समय से नहीं देखा है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? शेरमन एक यंग मैन था जो खुद को एक वुमन समझता था, शियो के इन्फॉर्मेंट्स में से एक। बारटेंडर चकल किया, परहैप्स वो किसी मैन के साथ भाग गया। तुम जानती हो कि वो ऐसा करके खुश होगा अगर कोई मैन उसे फैंसी करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उसे ओस्ट्रसाइज किया जाए। शियो ने सीरियसली रिबट किया, कंसर्न का एक बैफलिंग सेंस फील करते हुए। उसने फिर अपनी पाम में स्ट्रेंथ एक्सर्ट की और हाई स्टूल से जंप ऑफ किया, शेरमन को उन जगहों में सीक आउट करने के लिए प्रिपेयर्ड जहां वो यूजुअली देखा जाता था। बैकलैंड ब्रिज एरिया, आयरन गेट स्ट्रीट, ब्रेवहार्ट्स बार। अपना हैट होल्ड डाउन करते हुए एमलीन ने अपनी नोज पिंच की जब वो उस क्राउड के थ्रू पास हुआ जो सभी तरह की स्मेल एक्सूट कर रहा था कार्ड रूम में रेड आइड यान को फाइंड करने से पहले। मिस्टर वाइट, इस बार क्या है? यान स्माइल किया जब उसने एमलीन को एक एम्प्टी बिलियर्ड रूम में लीड किया। एमलिन ने अपना हैट उतार दिया और क्विप किया, समथिंग ट्रिवियल। मुझे बाउंटी हंटर्स के लिए एक मिशन पुटअप करने में हेल्प करो। मिशन की डिटेल्स, अर्नेस्ट बोयार नाम के एक मैन को ट्रैक करना है। उसकी डेली एक्टिविटीज फिगर आउट करो। बाउंटी रिवॉर्ड 100 पाउंड्स होगा। 100 पाउंड्स? यान ने सबकॉन्शियसली पूछा। ट्रैकिंग जैसी इन्वेस्टिगेशंस के लिए 100 पाउंड्स काफी रिडिक्यूल्स रिवॉर्ड था। किसी को यह जानना होगा कि अगर एक बाउंटी हंटर इस मिशन को अपने दम पर कंप्लीट करने में एबल होता तो वो पूरे साल के लिए रेस्ट कर सकते थे, भले ही वो एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हों। एमलिन ने नोट किया, टारगेट रादर डेंजरस है। टैरो क्लब के साथ डिस्कशन के बाद उसने पहले ही इसे थ्रू सोचा था। उसे बिलीव था कि अर्नेस्ट बोयार को ट्रैक करना एक इजी मिशन था। सैंग्विन विस्काउंट डेफिनेटली प्रिटेंड करेगा जैसे उसने कुछ नोटिस नहीं किया और डेलिबरेटली एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। Therefore, ये 100 पाउंड्स इन फैक्ट मिस जजमेंट के लिए पेमेंट था, इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का रिस्क लेने के लिए। ऑफ कोर्स, मिस डायरेक्शन और कंसीलमेंट में ऐड करने के लिए। ये ऑलमोस्ट सर्टेन था कि एक से ज्यादा बाउंटी हंटर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड के डिफरेंट पोर्शंस अर्न करने अलाउ करते हुए। एमलिन जो सब गारंटी कर सकता था वो ये था कि मिस जजमेंट सबसे ज्यादा अर्न करेंगी। आई सी, अंडरस्टैंडिंग पर आते हुए यान ने अपना हाथ एक्सटेंड किया। डाउन पेमेंट, एग्जैक्ट एड्रेस, डेंजर का लेवल, लुक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ट होगा अगर आपके पास पोर्ट्रेट है। अर्नेस्ट बोयार ने तब 30 पाउंड्स कैश में और अर्नेस्ट बोयार का पोर्ट्रेट दिया। रेड आइज? यान ने अपने हाथ में पेपर्स के पीसेज के थ्रू फ्लिप किया और ब्लर्ट आउट करने से खुद को रोक नहीं पाया। यस, एमलिन ने जेंटली नोट किया और उसे अराउंड देखा। उसने अपनी वॉइस सप्रेस की और कहा, कुछ और भी है। मुझे बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट मेंबर्स के रिगार्डिंग क्लूज सीक आउट करने में हेल्प करो। रोज स्कूल ऑफ थॉट? यान टेकन अबैक था जब उसने पजलमेंट में पूछा, जैसे कि उसने वो नाम कभी नहीं सुना हो। एमलिन ने यान की ओर देखा, अपनी नाक पिंच करने के लिए हाथ उठाया और हंसा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं। एक ज्यादा सिंपल डिस्क्रिप्शन ये है कि उन फॉरेनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो जो सदर्न कॉन्टिनेंट से आते हैं, खासकर स्टार हाईलैंड्स और पास रिवर वैली से। आपको एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बैकलैंड में सदर्न कॉन्टिनेंट के बहुत सारे प्योर ब्लडेड लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वे भी कॉमन है। यान ने उसे मिल रहे तिरस्कार पर गुस्सा हुए बिना शांति से पूछा। एमलिन हंसा, वो जो थोड़े अबनॉर्मल हैं, वो सब कुछ फिशी तरीके से करते हैं और सभी मिस्टीरियस लगते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं बैकलैंड में। वे या तो सर्वेंट्स हैं, वर्कर्स हैं या चोर हैं जो गैंग्स का हिस्सा हैं। चूंकि बाद वाले अबनॉर्मल, फिशी और मिस्टीरियस होने के आपके क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। यान ने सिंसियरली पॉइंट आउट किया कि एमलिन की रिक्वेस्ट कितनी अनप्रैग्मेटिक थी। एमलिन इसके लिए पहले से तैयार था। एक ना दिखने वाली स्माइल के साथ उसने थोड़ा सिर हिलाया। तो फिर मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन दो जो इन क्राइटेरिया से मिलती है। मैं फिल्टरिंग कर लूंगा।
ओह, मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टिगेशन की फीस के तौर पर 50 पाउंड डाउन पेमेंट दूंगा। बाद की पेमेंट इस आधार पर गिनी जाएगी कि कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है। हर एक के लिए 20 पाउंड लगेंगे। इसकी वर्थ कौन डिसाइड करेगा? इयान ने कुछ सेकंड सोचने के बाद पूछा। उसके लिए इस तरह के प्रिलिमिनरी काम के लिए 50 पाउंड की इनकम जॉब एक्सेप्ट करने के लिए काफी थी। ये ईस्ट बोरो से चेरवुड बोरो तक के इलाकों को आधे महीने तक इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1 दर्जन या उससे ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए काफी से भी ज्यादा थी। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो 50 पाउंड में से कितना कमा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग थे जो अपने सर्वाइवल के लिए उस पर रिलाय करते थे। उसे लोगों के लिए पेमेंट के साथ जॉब्स अरेंज करनी पड़ती थी ताकि वे समय समय पर काम कर सकें, वरना वो कभी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेट नहीं रह पाता। एमलिन ने इयान को देखा और मजाक उड़ाया। ऑफ कोर्स वो मैं हूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितना ट्रस्टवर्दी हूँ। डिटेक्टिव मोरियार्टी ने मुझे कभी ऐसा नहीं बताया। इयान बड़बड़ाया और आह भरी। ठीक है, हमारा पिछला कोऑपरेशन काफी अच्छा था। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एमलिन ने सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया, अपना वॉलेट निकाला और 50 पाउंड के नोट गिने। इस प्रोसेस के दौरान एमलिन को थोड़ी तकलीफ महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास सेविंग्स में सिर्फ 407 पाउंड बचे हैं और अब सिर्फ 357 पाउंड बचे हैं। उसने नोटों से नजर हटाई और इयान को कैश दिया। वो रुका नहीं। अपनी हैट पहनकर वो बिलियर्ड रूम से बाहर चला गया और ब्रेव हार्ट्स बार छोड़ दिया। सड़क पर एमलिन ने अपनी नाक पिंच करना बंद किया और ऊपर आग जैसे बादलों की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे भारी हो गया और वो चुपचाप बड़बड़ाया। वो रैथ जो पहले था वो आसपास नहीं है। वो कहाँ गया? हम्फ इयान ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने रोज स्कूल ऑफ थॉट के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन उसकी रेसिंग हार्टबीट ने उसे धोखा दे दिया। साथ ही उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या शर्लक मोरियार्टी बैकलैंड वापस आ गया है। उसने कोई चिंता भी नहीं दिखाई। क्या ऐसा हो सकता है कि शर्लक पहले ही बैकलैंड लौट चुका है और वो उससे मिल भी चुका है? डॉट 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 रोस्टेड आर्किपेलागो, सिटी ऑफ जेनरसिटी, बायम। हार्बर के पास एक एरिया में एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया फ्रैंक ली को साथ लेकर आई थी, जिसकी स्लीव्स ऊपर मुड़ी हुई थीं और उसके भूरे बाल दिख रहे थे। वे गैस वॉल लैंप्स वाले घर के बाहर के एरिया में आए। वे एक खाली कोने में आए और परछाइयों से एक फिगर को बाहर आते देखा। ये ब्लडलेस हीथ डॉयल था, जो आर्टिसन सेल्फ की मॉनिटरिंग का इंचार्ज था। वो पतला था और उसकी स्किन इतनी पीली थी कि वो ट्रांसपेरेंट लग रही थी। वो इतना कमजोर लग रहा था कि हवा का एक झोंका उसे गिरा दे। क्या हाल ही में कुछ अजीब हुआ? कैटलिया ने अपनी नाक पर गोल्ड रिम चश्मे को ठीक किया। हीथ डॉयल ने रूखेपन से एक्नॉलेज किया। तुम्हारे जाने के 3 दिन बाद एक अजनबी सेल्फ से मिलने आया। वो करीब 15 मिनट रुका। मैं पकड़े जाने के डर से पास नहीं गया। आपकी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर मैंने उस अजनबी का पीछा करने के लिए आदमी भेजे, लेकिन वो उसका पता नहीं लगा पाए। वो अजनबी कैसा दिखता था? कैटलिया ने हल्का सिर हिलाते हुए पूछा। हीथ डॉयल ने अपनी कमर के पास एक लेदर पाउच से कच्चे मांस का टुकड़ा निकाला। उस पर खून अभी भी ताजा था, लेकिन उसमें कंटामिनेशन का कोई निशान नहीं दिख रहा था। यह सॉलिड मांस का एक प्योर टुकड़ा लग रहा था। इसके तुरंत बाद बीफ का यह टुकड़ा हीथ डॉयल के हाथ में पिघल गया और पानी की तरह जमीन पर टपकने लगा। फिर उन्होंने ऐसे रेंगना शुरू किया जैसे उनमें जान हो और एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया। मुझे यही इफेक्ट चाहिए। फ्रैंक ली की आंखें चमक उठीं जब उसने ये सीन देखा और एक्साइटमेंट के साथ अपनी इंटेंशंस एक्सप्रेस की। उसकी नजरों के नीचे हीथ डॉयल की भागने की इंटेंशन थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी को थोड़ा झुकाया और जमीन की ओर इशारा किया। मोटा मोटी इसके जैसा। इस पल तक एक ब्लड पोर्ट्रेट पहले ही बन चुका था। ये एक मूंछों वाले आदमी का था, जिसके फेशियल फीचर्स पास रिवर वैली के लोगों से मिलते थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत उसके दोनों कानों पर 3 ईयर स्टड्स थे। गोल्डन ईयर स्टड्स, पतली बॉडी, ज्यादा फैट नहीं, बहुत एथलेटिक, हीथ डॉयल ने ऐड किया। कैटलिया ने जमीन से नजर हटाई और पूछा, और फिर? हीथ डॉयल ने रूखेपन से एक्नॉलेज किया। उसके बाद सेल्फ से मिलने कोई नहीं आया, सिवाय उसके टेम्पररी सर्वेंट्स और शेफ के जो उसने हायर किए थे। मैंने आदमियों से उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। वे क्लीन हैं। सेल्फ एक फिक्स टाइम पर शाम की सैर करता है। वो एक प्रोस्टिट्यूट को घर लाता है और उसे केवल दिन निकलने पर जाने देता है। मैंने लगातार उसका पीछा किया है, लेकिन मुझे किसी अजीबो गरीब इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं दिखा। क्या वो इस पूरे समय बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहा है? कैटलिया ने फ्रॉन करते हुए पूछा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अबनॉर्मेलिटी ना होना ही सबसे बड़ी अबनॉर्मेलिटी थी। आखिर इसमें रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स शामिल थे जो प्राइमोर्डियल मून में विश्वास करते थे। हीथ डॉयल ने हामी में सिर हिलाया। हाँ।
कैटलिया ने अपना सिर घुमाकर बिल्डिंग के मेन डोर की तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद कहा, मैं असल में बियॉन्डर पावर्स का यूज करके घुसपैठ करने और किसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए सेल्फ को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल में लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन जैसा दिख रहा है, सबसे अच्छा सोल्यूशन दरवाजा खटखटाना है। अनजान खतरा वो था जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते थे। ये सोचकर कि वो हाल ही में अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी था और फर्स्ट मेट के रूप में अपनी ड्यूटी नहीं की थी, फ्रैंकली ने जल्दी से कहा, कैप्टन, मैं आपके साथ चलूंगा। कैटलिया ने अपना मोटा चश्मा उतारा और सिर हिलाने से पहले उसे अपनी काली वॉरलॉक रोब की कमर पर लटका दिया। ठीक है, ये कहकर वो परछाई वाले कोने से निकली और सेल्फ के रेसिडेंस के मेन डोर की ओर बढ़ी। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने ऊपर उस क्रिम्सन मून की तरफ देखा जो बादलों के बीच से झांकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और दरवाजे पर 3 बार खटखटाया। कुछ ही देर में कदमों की आवाज आई और दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। सेल्फ में पिछली बार से कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था। वो पतला और काला बना हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और उसकी भूरी आंखें जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं। एडमिरल, क्या इस बार कुछ है? वो दरवाजे के पास खड़ा था, अपने पीछे गैस वॉल लैंप की रोशनी को ब्लॉक कर रहा था। इससे वो एरिया डार्क और उदास लग रहा था, जैसे कि वो परछाइयों में डूब रहा हो। कैटलिया ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर धीरे से कहा, मेरे पास एक नया आइडिया है। मैं तुम्हें अपने क्रू का हिस्सा बनाने का प्लान बना रही हूँ। वो अंदर कदम रखने की किसी इंटेंशन के बिना वहां मोशनलेस खड़ी रही। सेल्फ का एक्सप्रेशन बिगड़ गया और उसकी आवाज थोड़ी डार्क हो गई। क्यों? कैटलिया की आंखें जम गईं, जैसे उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं एक समुद्री डाकू हूं। समुद्री डाकुओं को कारणों की जरूरत नहीं होती। वो जो भी करते थे, अपनी इच्छा से करते थे। सेल्फ के चेहरे की मसल्स फड़फड़ाईं और उसकी आंखों में फिर से मुस्कान आ गई। मैं आपका नाविक बन सकता हूं, लेकिन एक आर्टिसन के तौर पर मैं शहर में ज्यादा काम आऊंगा। मैं सहमत हूं। कैटलिया ने उसका रेसिस्टेंस खत्म कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम दूसरों के साथ पार्टनर बनने के लिए फ्यूचर पर कुछ समय बिताओ। सेल्फ का एक्सप्रेशन धीरे धीरे ठंडा हो गया और उसने एक इथरियल आवाज में जवाब दिया, मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे हर दिन प्रोक्रिएट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है। प्रोक्रिएट करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज? फ्रैंक ली की आंखें चमक उठी, जैसे उसने पूछा, मानो कंफर्मेशन ले रहा हो। सेल्फ हैरान रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर हिलाए या ना हिलाए। फ्रैंक ने फिर कैटलिया की ओर देखा और एक्साइटमेंट में पूछा, कैप्टन, क्या ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेरा असिस्टेंट बनने वाला है? मुझे इसकी ये ट्रेड बहुत पसंद है। कैटलिया कुछ सेकंड चुप रही और फिर भारी मन से सिर हिलाया। हाँ। फ्रैंक ने तुरंत एक ब्राइट स्माइल दी और अपना दाहिना हाथ आर्टिसन सेल्फ की तरफ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। फ्यूचर का फर्स्ट मेट, फ्रैंक ली। सेल्फ का एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया और उसने हैरानी के साथ उस आदमी से हाथ मिलाया। फिर उसने कहा, क्या मैं सच में फ्यूचर पर थोड़ा समय बिताने वाला हूँ? मैं अपनी रेपुटेशन की गारंटी देती हूँ, कैटलिया ने सिंसियरली जवाब दिया और मन ही मन कहा, महामहिम के पर्सनली तुम्हें हैंडल करने से पहले ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हरा सकता हूँ। सेल्फ ने कंधे उचकाए। प्लीज मुझे अपना पर्सनल सामान पैक करने की परमिशन दें। फिर उसने 2 कदम पीछे लिए, मुड़ा और फोयर के अंत में सीढ़ियों की ओर चला गया। चलते चलते वो अचानक रुका और कैटलिया और फ्रैंकली से एक इथरियल टोन में कहा, आज की चांदनी उतनी ही खूबसूरत है जितनी हमेशा होती है ना? बिना कोई जवाब मिले वो आगे बढ़ा और सीढ़ियों से गायब हो गया। इस पल कैटलिया का भारी एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था। सेल्फ के दरवाजा खोलने के बाद उसने अपनी आंखों से एक अबनॉर्मेलिटी पहले ही नोटिस कर ली थी। पास्ट में सेल्फ की स्पिरिट बॉडी एक आम इंसान की थी, लेकिन अब वो एक कंज्वाइंड पर्सन था। चांदनी की रोशनी में ये कंज्वाइंड पर्सन नरिश हो रहा था और तेजी से मजबूत हो रहा था। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैं रिजॉल्व कर सकूं। मुझे महामहिम को लिखना होगा। साथ ही मुझे गेरमन स्पैरो की मीटिंग की रिक्वेस्ट को नहीं भूलना चाहिए। कैटलिया ने चुपचाप आह भरी और सबकॉन्शियसली ऊपर देखा। आसमान में ऊपर पतले बादलों के बीच एक क्रिम्सन मून चमकीला और शांत बना हुआ था। ... बैकलैंड, हिल्स्टन बोरो, ईस्ट बालम मिलिट्री वेटरन्स मेस। ड्वेन डेंटिस और मार्च अपनी अलग अलग गाड़ियों से उतरे और एक साथ लॉबी में एंटर हुए। ईस्ट बालम मिलिट्री वेटरन्स मेस में एंटर करने के बाद क्लाइन ने अपनी केन और हैट अपने वैलेट एनोनी को दी और देखा कि लोएन किंगडम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कर्नल केल्विन आर्मी यूनिफॉर्म पहने, हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए फॉयर में इंतजार कर रहा था। ये लंबे चेहरे वाला ऑफिसर मुस्कुराया और ड्वेन डेंटिस की तरफ अपना कप उठाया। लॉन्ग टाइम नो सी। सच में काफी समय हो गया है। क्लाइन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा।
कर्नल केल्विन ने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। कंग्रेचुलेशंस, तुमने काफी अच्छा किया। हर कोई बहुत खुश था। मैं भी बहुत खुश था। क्लाइन ने कॉपरेट करने में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए एक लोएन स्टाइल यूफेमिज्म का इस्तेमाल किया। फिर उसने उससे हाथ मिलाया। केल्विन ने अपना हाथ वापस खींचा और एक हंसती हुई आह के साथ कहने से पहले मार्च की ओर देखा। जब तुमने पहली बार ड्वेन को इंट्रोड्यूस कराया था तो मुझे तुम्हारे जजमेंट पर काफी अविश्वास था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम पार्लियामेंट के मेंबर कैसे हो। कोई भी जो ड्वेन के साथ इंटरेक्ट करता है आसानी से बता सकता है कि वो इसमें एक्सपर्ट है। मार्च ने उसी लोएन स्टाइल यूफेमिज्म के साथ कर्नल की तारीफ स्वीकार की। केल्विन ने अपनी नजर हटाई, रेड वाइन की एक घूंट ली और ड्वेन डेंटिस की ओर मुस्कुराते हुए बातों बातों में पूछा, इस बार तुमने कितना कमाया? चिंता मत करो, मैं इसकी वजह से फ्यूचर में कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। मैं बस क्यूरियस हूँ। गोल्ड में 20,000 पाउंड क्लाइन ने जवाब के तौर पर एक मिड पॉइंट वैल्यू दी। असल में उसने 25,000 पाउंड कमाए थे, लेकिन मिस मैसेंजर को उनकी सर्विसेज के लिए 10,000 पाउंड देने के बाद उसने केवल 15,000 पाउंड कमाए थे। केल्विन ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है। अगर तुम्हें उन गोल्ड बार्स को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है तो मैं तुम्हें इंपीरियल मिंट फैक्ट्री के किसी व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ। कैसा रहा? क्या तुमने मैसाचुसेट्स के एरिया के आसपास कुछ अबनॉर्मल नोटिस किया? क्लाइन ने बिना सोचे सीधे कहा, हाँ। उसके कंट्रोल में रिवाइवल स्क्वायर नाम की एक जगह थी जो बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। इसके बारे में मुझे पता है, केल्विन ने एक भारी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आपके सामने वाला व्यक्ति ही वो था जिसने बिजली पैदा की थी। क्लाइन मुस्कुराया और फिर कहा, इसके अलावा मैसाचुसेट्स कई फैक्शंस के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए लगता है, लेकिन असल में उसने पहले ही गुप्त रूप से खुद को एक खास फैक्शन के साथ जोड़ लिया है। ऑफ कोर्स, मुझे पक्का नहीं पता कि वो कौन है। उसका नॉलेज और विजडम के गॉड के चर्च को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। उसने लोएन मिलिट्री का भरोसा जीतने के लिए बस थोड़ा सा खुलासा किया था। एकमात्र चीज जो कंफर्म की जा सकती है वो ये है कि ये हम नहीं हैं। केल्विन ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में गहरी नजर के साथ कहा, ये इंटिस होने की संभावना नहीं है। क्लाइन ने उसे गलत विकल्पों में से एक को खत्म करने में मदद की। केल्विन ने रूखेपन से एक्नॉलेज किया, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। मैसाचुसेट्स के आसपास के कुछ फैक्शंस को इंटिस का सपोर्ट है। अगर वो विस्तार करना चाहता है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो उन्हें दरकिनार कर सके। जब समय आएगा शायद हमारे पास और ज्यादा आर्म सेल्स होंगी। इसके साथ उसने टोस्ट ऑफर किया, होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, सभी के लिए धन। एवरनाइट गॉडेस के बिलीवर्स के रूप में क्लाइन और मार्च ने बिना सीधा जवाब दिए मुस्कुरा दिया। रेड वाइन की एक और घूंट लेने के बाद केल्विन ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। ड्वेन, मैं तुम्हें आज यहाँ एक वीआईपी के साथ कार्ड खेलने के लिए लाया हूँ। टेक्सास होल्डम। कौन सा वीआईपी? क्लाइन ने दिलचस्पी के साथ पूछा। केल्विन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया, जैसे उसने एक न दिखने वाली स्माइल के साथ कहा, एडमिरल एमिरियस। उन्हें एक पोस्ट दी गई है और वे वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंचार्ज हैं। एडमिरल एमिरियस, वो एडमिरल जिसका छोटा भाई गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया था, उसकी मिस्ट्रेस मदर ट्री ऑफ डिजायर से करप्ट हो गई थी और अंत में सेंट्रल सोनियासी नेवी के हाईएस्ट कमांडर के रूप में अपना पद खो दिया। मैंने पहले उसके साथ काम किया है और कुछ समय के लिए उसके होने का दिखावा भी किया है। वास्तव में जब एक डेमीगॉड की बात आती है, जब तक वे बहुत बुरी तरह से गड़बड़ नहीं करते और यदि वे इसे थामे रखने के लिए तैयार हैं, तो वे हमेशा नादिर से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। क्लाइन ने ओरावी आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया और उदास हो गया। एडमिरल एमिरियस रिवेल्ट के प्रति वो अभी भी थोड़ा अपराध बोध महसूस करता था। हालांकि उस समय जो कुछ भी हुआ था उसमें से ज्यादातर का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी मिस्ट्रेस की विसंगति अंततः मदर ट्री ऑफ डिजायर की उसे कंट्रोल करने की इच्छा का परिणाम थी। इसका मतलब है कि हमारे भविष्य के सहयोग के लिए हिज एक्सीलेंसी की मंजूरी की आवश्यकता है? क्लाइन ने समझते हुए पूछा। ऐसा ही है। केल्विन ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। चलो ऊपर चलते हैं। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वे गहरे लाल रंग के डबल दरवाजों की एक जोड़ी के सामने रुक गए। केल्विन ने अपना सिर घुमाकर ड्वेन डेंटिस को देखा। आज तुम्हारा मिशन पैसे हारना है। पैसे हारना? क्लाइन ने केल्विन को देखा जैसे ही उसने अपने मुंह के कोने से कोड़े। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। साइड में मार्च ने हंसी के साथ कहा, दरअसल बहुत ज्यादा जानबूझकर करने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिरल एमिरियस के पास एक्सीलेंट कार्ड प्लेइंग स्किल्स हैं। अगर तुम कोई पैसा जीतना चाहो तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। हे, मैं हमेशा हारता हूँ। मुझे बस उम्मीद है कि मैं आज बहुत ज्यादा नहीं हारूंगा, वरना मैं घर लौटने की हिम्मत भी नहीं करूंगा।
क्लाइन ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। मैं कैश में केवल 200 पाउंड लाया हूं। क्या वो काफी होगा? बिल्कुल नहीं। केल्विन हंसा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही 1000 पाउंड के चिप्स बदल लिए हैं। बस इसे लौटाना याद रखना। लोएन के बेस्ट लॉयर्स केवल सतह पर साल में लगभग 1000 पाउंड कमाते हैं। तुम खर्चीले लोगों का झुंड। क्लाइन ने फिर से केल्विन का जायजा लिया। इस कर्नल ने इस पर ध्यान नहीं दिया जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद डबल दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर का दृश्य सामने आया। ये मोटे, मुलायम कालीनों से बना एक हॉल था। वहां बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं था, जिससे ये काफी विशाल लग रहा था। हॉल के बीच में एक कार्ड टेबल थी जिसमें 10 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। इसके चारों ओर शानदार स्टाइल वाली हाई बैक कुर्सियां थीं। हॉल के किनारों पर गोल्ड प्लेटेड कटलरी, मार्बल कार्व्ड स्कल्पचर्स, किताबों और अखबारों के साथ कॉफी टेबल्स और लेदर सोफा की एक सीरीज थी। क्लाइन ने देखा और एमिरियस रिवेल्ट को सम्मान की सीट पर बैठे देखा। ये एडमिरल पहले से अलग नहीं लग रहा था। उसके काले बाल करीने से पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। उसकी नीली आंखें डार्क और प्रोफाउंड थीं। उसके होठों के कोने थोड़े लटके हुए थे और उसका चेहरा क्लीन शेव था। उसका ऑस्टेयर टेम्परामेंट था और उसने एपोलेट के साथ डार्क ब्लू कपड़े पहने थे। वो हर डिटेल में मेटिकुलस था और बेहद सीरियस लग रहा था। जब उसने अपनी नजर घुमाई तो क्लाइन को एक और परिचित व्यक्ति मिला। उसकी घनी लेकिन साफ काली भौहें थीं और उसी रंग का छोटा और सख्त क्रू कट था। उसकी गहरे नीले रंग की आंखें और एक ऊंची नाक थीं, जिसके मुंह से एक झाड़ीदार मूछें फैली हुई थीं। उसका एक लंबा चेहरा था जिसमें उभरी हुई रूपरेखा के साथ साथ कठोर कर्व्स थे। वो MI9 का डिप्टी डायरेक्टर कोनास किलगोर था। बैकलैंड में क्लाइन की वापसी के लिए वो टारगेट्स में से एक था। वो डेमोनिस सेक्ट और रॉयल फैमिली के एक खास फैक्शन के बीच डीलिंग्स में बिचौलिया था। वो बैकलैंड के ग्रेट स्मॉक के साथियों में से एक था। इस ब्रिगेडियर जनरल के कंधे अबनॉर्मल रूप से चौड़े थे, जिससे उसकी सफेद शर्ट और काली बनियान अबनॉर्मल रूप से टाइट हो गई थी। वो बहुत ध्यान से टेक्सास होल्डम खेल रहा था। एक कार्ड टेबल पर 2 नहीं 3 डेमिगॉड्स हैं। ये कैसे खेला जा सकता है? दिलचस्प। क्लाइन बैठ गया और टेबल पर दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान एक अटेंडेंट ने चिप्स का एक बड़ा ढेर दिया जिसकी कुल कीमत 1000 पाउंड थी। पहले कुछ राउंड्स में क्लाइन ने अपने कार्ड देखने के बाद फोल्ड कर दिया। उसने बहुत सावधानी से काम किया, ऐसे काम किया जैसे कि उसने कभी कॉल या रेज नहीं किया जब तक कि उसके पास अच्छे कार्ड न हो। जहां तक एडमिरल एमिरियस की बात है, उनका स्टाइल उससे बिल्कुल उल्टा था। वो किसी भी तरह से कंजर्वेटिव नहीं थे। उन्होंने लगभग हर राउंड को कॉल किया, लगातार बेहद एग्रेसिव तरीके से रेस किया। हर राउंड जिसमें वो शामिल थे, शायद ही कभी उस बिंदु पर पहुंचे जहां सभी ने अपने कार्ड दिखाए। ज्यादातर लोग इस तरह के एग्रेशन का सामना करने में विफल रहे और एडमिरल की डोमिनेटिंग फोर्स के साथ वे फोल्ड करने से पहले 1 या 2 राउंड कॉल करते थे। कई बार कोई एडमिरल एमिरियस के ब्लफ को कॉल करने की कोशिश करता, केवल 4-9 का सामना करने के लिए। उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता, मानो उन्हें किसी जज ने मौत की सजा सुना दी हो। कोनास किलगोर का स्टाइल भी बिल्कुल अलग था। वो कभी कभार एक राउंड हार जाते थे, लेकिन जो चिप्स हारे वो ज्यादा नहीं होते थे, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता था। और अपनी हार के बाद अगले राउंड में वो अक्सर उस व्यक्ति का सफाया करने में सक्षम होते थे जिसने पिछले राउंड में उनके सारे चिप्स जीते थे, जिससे उसे फिर से खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। क्या जरूरत है? लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स या यहाँ तक कि आम लोगों के साथ काम करते समय आप धोखा देने के लिए शक्तियों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? दूसरे शायद न बता पाएं, लेकिन क्या मैं मूर्ख बनूंगा? एक के पास आर्बिटर पाथवे का डोमिनेंस है और दूसरे के पास बैरन ऑफ करप्शन की ब्राइब है। क्लाइन ने अपने 5 ऑफ हार्ट्स और 9 ऑफ क्लब्स को देखा और इंडिसर्नेबली अपना सिर हिलाया। वह विचार करने से नहीं रह सका कि यदि वो धोखा देना चाहता है तो सीर पाथवे की कौन सी शक्तियां उसे मदद प्रदान कर सकती हैं। मेरे सभी विरोधियों को मैरिनेट्स में बदल दूं? उस स्थिति में मैं जितना चाहूं उतना जीत सकता हूं। मैं प्रैक्टिकली अजय हूं, लेकिन इसका कोई प्रैग्मेटिक वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी डेथ मैच पोकर टूर्नामेंट की प्लानिंग कर रहा हूं। दुर्भाग्य से यहाँ कोई मच्छर नहीं है, वरना मैं उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का उपयोग कर सकता हूं और उन्हें उनके होल कार्ड चेक करने में मेरी मदद करने के लिए मैरिनेट्स में बदल सकता हूं। फेसलेस केवल मुझे खुद को बदलने की अनुमति देता है, कार्ड्स को नहीं। मैजिशियन का इल्यूजन? आम लोगों या लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के साथ खेलते समय इसके प्रभाव काफी अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ 2 डेमिगॉड्स हैं। कार्ड स्वैप करने के लिए क्लाउन की एबिलिटी का उपयोग करूं? यह बेकार है। कार्ड्स की डीलिंग और शफलिंग क्रूपियर द्वारा की जाती है। जैसे ही उसके विचार दौड़े,
क्लाइन को एहसास हुआ कि ज़ाहिरा तौर पर एक सीर के रूप में केवल उसकी शक्तियां यहाँ काम की थीं। उसने एक मेटल चिप निकालने और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाने से पहले फोल्ड का संकेत देने के लिए अपने 2 होल कार्ड्स फेंक दिए। इस पल एमीरियस रिवेल्ट ने अचानक ऊपर उसकी ओर देखा और अपने सारे चिप्स को धक्का देने से पहले अपने हाथ वापस खींच लिए। वास्तव में क्लाइन ने बिना किसी हैरानी के मन ही मन सिर हिलाया। अपने पिछले सहयोग के दौरान वो जानता था कि एडमिरल एमेरियस बियॉन्डर्स को आम लोगों से उनकी पोजीशन से अलग करने में सक्षम थे। उसे शक था कि वो एक बियॉन्डर के लेवल या दूसरे शब्दों में उनकी पोजीशन को भी निर्धारित कर सकते थे। हालांकि क्लाइन बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि एक बिजारो सॉर्सरर के पास एक निश्चित डिग्री तक कंसीलमेंट पावर्स थीं। यही कारण था कि वो सीक्वेंस 4 पर पहुंचने के बाद उस पर ग्रे फॉग के ऑगमेंटेशन इफेक्ट को कन्वर्ज कर सकता था। इससे उसे भरोसा हो गया कि एमेरियस उसका लेवल निर्धारित नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें शक था कि एमेरियस ये बताने में सक्षम थे कि वो एक बियॉन्डर थे। इसलिए उसने एक छोटी सी समस्या को रिवील करने का फैसला किया, जिससे इसे देखना और समझना आसान हो जाए। टेक्सास होल्डम के कोर रूल्स बहुत सिंपल थे। इसका मतलब था 2 होल कार्ड्स और 5 कम्युनिटी कार्ड्स का यूज करके किसी भी 5 कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ एक हैंड बनाना। जिसके पास सबसे बड़ा हैंड होता वो जीतता। और कम्युनिटी कार्ड्स 3 फेजेस में बांटे जाते थे। पहले फेज में 3 कम्युनिटी कार्ड्स द फ्लॉप बनाते थे। दूसरे फेज में चौथा कम्युनिटी कार्ड द टर्न कहलाता था और तीसरे फेज में 5वां कम्युनिटी कार्ड द रिवर कहलाता था। हर फेज प्लेयर्स को फोल्ड, चेक, कॉल या रेस करने की अनुमति देता था। ये तब तक चलता था जब तक हर कोई डन नहीं हो जाता या जब तक एक पर्सन फोल्ड नहीं करता। क्लाइन ने अपने हाथ में चिप के साथ फिडल किया, जैसे ही उसने अगले कुछ राउंड्स में किसी भी लकी इंस्टेंस की एग्जिस्टेंस को डिवाइन किया। हालांकि वो ये बताने में असमर्थ था कि ये एग्जैक्टली कौन सा राउंड था। आखिर ये एवरेज इफेक्ट्स के साथ केवल एक क्विक और सिंपल डिविनेशन थी। इस मेथड का यूज करके ऑर्डिनरी लोगों और लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स के साथ खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि करेक्ट स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, लेकिन ये निश्चित रूप से डेमिगॉड्स के खिलाफ इनएडिक्वेट है। एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर को हराना पहले से ही काफी चैलेंज है। क्या मुझे हर राउंड अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और एक कंप्लीट ड्रीम डिविनेशन करना चाहिए? हे, अगर ऐसा हुआ तो ड्वेन डेंटिस टाइटल स्लीपिंग गैम्बलिंग गॉड के साथ एंड अप हो सकता है। क्लाइन ने मन ही मन आह भरी। वो साइड में बैठे हुए राउंड को प्ले आउट होते हुए देखता रहा। वर्तमान में जब उसकी बारी आई तो वो पहले ही एक बिग ब्लाइंड और एक स्मॉल ब्लाइंड हार चुका था। इस पल क्लाइन ने एक पॉइंट नोटिस किया। MI नॉट डिप्टी डायरेक्टर कोनास किलगोर एडमिरल एमेरियस से 20 पाउंड हार गया था। एक सक्सेसफुल ब्राइब। एडमिरल एमेरियस को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि कोनास बैरन ऑफ करप्शन के रूप में अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता कि यह MI नॉट डिप्टी डायरेक्टर एक डेमिगॉड है। अगला राउंड दिलचस्प होगा। हे क्लाइन जैसे ही नया राउंड शुरू हुआ टेंशन में आ गया। जब क्रूपियर ने उसे 2 नए कार्ड दिए तो उसने अपने होल कार्ड्स चेक नहीं किए। इसके बजाय उसने वो मेटल चिप जिसे वो खेल रहा था अपने होल कार्ड पर रख दिया, उन्हें न देखने की प्लानिंग का स्टेंस लेते हुए। 2 लोगों के फोल्ड करने के बाद स्टर्न और ओल्ड फैशन एडमिरल एमेरियस रिवेल्ट ने कैजुअली अपने होल कार्ड्स पर एक नजर डाली। 5 पाउंड के चिप्स गिनने के बाद उसने उन्हें टेबल के बीच में फेंक दिया, बिना किसी सरप्राइज के स्टेक बढ़ा दिया। एक और पर्सन ने फोल्ड किया जैसे ही मार्च ने कॉल किया। उसके तुरंत बाद कोनास किलगोर, जिसकी एक अनयील्डिंग पर्सनालिटी थी, ने स्टेक बढ़ाया, कुल 20 पाउंड बाहर फेंके। केल्विन ने कॉल करने से पहले एक बार फिर अपने होल कार्ड्स कंफर्म किए। एक आखिरी पर्सन के फोल्ड करने के बाद ड्वेन डेंटिस ने कोई एक्चुअल काउंट नहीं किया। उसने मुट्ठी भर चिप्स लिए और उन्हें बाहर फेंक दिया। क्रूपियर, जो चिप्स गिनने का इंचार्ज था, उसने ड्वेन के एक्शन को प्रिसाइजली अनाउंस करने से पहले उस पर एक नजर डाली। 20 पाउंड्स। कॉल। मुझे लगा कि ये 50 पाउंड होगा। देखने से मैं अभी भी इन चिप्स का बहुत आदी नहीं हूँ, एक आउटस्टैंडिंग टेम्परामेंट वाले व्हाइट साइडबर्न ड्वेन डेंटिस ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने एडिशनल 30 पाउंड ऐड नहीं किए। इस पल किसी ने कोई चाल नहीं चली। ये फिर से एडमिरल एमेरियस की बारी थी। इस एडमिरल ने बचे हुए प्लेयर्स पर एक नजर भी नहीं डाली। 5-10 पाउंड के चिप्स उठाते हुए उसने उन्हें बाहर फेंक दिया। एक और रेस। उसने अपने इमोशंस में कोई पर्टर्बेशंस नहीं दिखाई, ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो ब्लैक टी का 1 कप ऑर्डर कर रहा हो। हालांकि डोमिनेंस की उस इंडिस्क्रिमिनेबल सेंस और प्री फ्लॉप स्टेक को बार बार रेस करने के एक्ट ने टेबल के मूड को फ्रीज कर दिया। ऐसी सिचुएशंस अक्सर इंप्लाई करती थीं कि एडमिरल एमेरियस के पास एक्सीलेंट होल कार्ड्स थे। शायद वे एसेस का एक पेयर या किंग्स का एक पेयर या एक एस और किंग थे। मार्च ने फोल्ड करने का फैसला किया। कोनास किलगोर ने अपनी हाई नोज ब्रिज को रगड़ा और अपनी डार्क ब्लू आंखों से चारों ओर देखा और कहने से पहले कॉल।
कर्नल केल्विन ने फिर से अपने कार्ड्स कंफर्म किए। 10 सेकंड की हेजिटेशन के बाद उसने फोल्ड करना चुना। ड्वेन डेंटिस ने अपने 2 होल कार्ड्स पर मेटल चिप को छुआ और मुस्कुराया। कॉल। अपने इंटेंशंस एक्सप्रेस करने के एक राउंड के बाद राउंड के लिए केवल 3 प्लेयर्स थे। फिर क्रूपियर ने फ्लॉप के लिए टेबल के बीच में 3 कम्युनिटी कार्ड्स फ्लिप किए। 2 स्पेड्स, 9 हार्ट्स, के स्पेड्स। जो पर्सन सबसे पहले था वो एडमिरल एमिरियस रिवेल्ट था। वो थोड़ा आगे झुका और एक डोमिनेटिंग मैनर में कहा, 50 पाउंड्स। उसने तुरंत स्टेक को 50 पाउंड तक बढ़ा दिया था। कोनास किलगोर की उंगलियां उसके होल कार्ड्स पर टैप हुईं, जो उसके कॉन्फिडेंस की कमी को दिखा रही थीं। लेकिन अंततः उसने कॉल करना चुना। ड्वेन डेंटिस ने एक बार फिर इस डिप्टी डायरेक्टर की ओर देखा और अपनी वार्म स्माइल बनाए रखी। कॉल। इस पॉइंट पर उसने अभी तक अपने होल कार्ड्स नहीं देखे थे, जिससे केल्विन कुछ चिंतित हो गया। उसका मानना था कि ऐसा एक्ट ओवरबोर्ड जाना था, पैसे फेंकने का एक क्लियर एक्ट। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एडमिरल एमिरियस, जो रिलेटिवली कंजर्वेटिव थे, एक्सेप्टेबल पाएंगे। इस पल रेड वेस्टेड क्रूपियर ने चौथा कार्ड रिवील किया, द टर्न। 9 स्पेड्स। वहां 3 स्पेड्स थे, जिससे फ्लश के चांसेस बहुत बढ़ गए। हालांकि एडमिरल एमिरियस ने फिर भी हेजिटेट नहीं किया। उसने शांति से चिप्स का एक ढेर धक्का दिया। 100 पाउंड्स। कोनास किलगोर ने चिप्स के 2 ढेर धक्का देने से पहले एक गहरी सांस ली। 500 पाउंड्स। पैसे की ये राशि उसकी कथित एनुअल सैलरी की आधी थी। क्या वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है? केल्विन और मार्च ने एक दूसरे को देखा, ये मानते हुए कि ब्रिगेडियर जनरल किलगोर ने इसे बहुत ऑब्वियस बना दिया था, जिससे उसे देखना आसान हो गया था। किसी को पता होना चाहिए कि टेक्सास होल्डम खेलते समय रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस करने के अलावा इसमें ज्यादातर समय साइकोलॉजिकल बैटल्स भी शामिल होती हैं। चाहे वो बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन या रेस के लिए यूज किए जाने वाले स्टाइल के टर्म्स में हो, उन्होंने किसी के हिडन कार्ड्स को एक्सपोज करना आसान बना दिया। ऑफ कोर्स, अच्छे प्लेयर्स जानबूझकर अपने विरोधियों को मिसडायरेक्ट करने के लिए भी इन डिटेल्स का यूज कर सकते थे। ड्वेन डेंटिस ने हंसने से पहले कोनास किलगोर का जायजा लिया। फिर पिछली कुछ बार की तरह उसने कहा, कॉल। इस पल रेड वेस्टेड क्रूपियर ने फाइनल कार्ड रिवील किया, द रिवर। 2 क्लब्स। इस प्रकार कम्युनिटी कार्ड्स ने रूप ले लिया। 2 स्पेड्स, 9 हार्ट्स, के स्पेड्स, 9 स्पेड्स, 2 क्लब्स। 200 पाउंड्स। एडमिरल एमिरियस ने एक एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ मेटल चिप्स का एक ढेर अंदर धक्का दिया। एडमिरल एमिरियस ने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने विरोधियों को फोल्ड करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, अपने सभी बचे हुए चिप्स को धक्का देने के लिए तैयार। इस पल वो अचानक रुक गया। उसके डेडपेन एक्सप्रेशन पर गंभीरता का लुक था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने शांति से कहा, कॉल। इस पॉइंट पर हर पर्सन के हैंड को कंपेयर करने के लिए होल कार्ड्स रिवील किए जा सकते थे। एडमिरल एमिरियस ने अपना कार्ड सबसे पहले फ्लिप किया। ये एक ए स्पेड्स और 10 स्पेड्स था। इसने 2 स्पेड्स, के स्पेड्स और 9 स्पेड्स के साथ एक फ्लश बनाया। ये एक काफी हाई रैंकिंग हैंड था, जिससे बड़े केवल फुल हाउस, 4 ऑफ ए काइंड, स्ट्रेट फ्लश और रॉयल फ्लश थे। तुम्हारी बारी है, एमिरियस ने फिर कोनास से आग्रह किया। कोनास ने सबसे पहले एक सिंगल कार्ड फ्लिप किया, के डायमंड्स। इसने कम्युनिटी कार्ड से के और 9 के साथ 2 पेयर्स बनाए। उसके बाद उसने अपना दूसरा होल कार्ड उठाया। उस पल रेड वेस्टेड क्रूपियर के एंड पर बचे हुए पोकर कार्ड्स ब्लर हो गए। पा। होल कार्ड फ्लिप होकर खुला, खुद को रिवील करते हुए 9 क्लब्स। क्या? मार्च और कंपनी चिल्लाए, मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास करते हुए। इसका मतलब था कि कोनास किलगोर ने एक फुल हाउस प्राप्त कर लिया था, 9 ओवर किंग्स। ये फ्लश से बड़ा था। उसके लिए खेद है। फुल हाउस। कोनास ने एमिरियस की ओर देखा और मुस्कान के साथ कहा। फिर वो ड्वेन डेंटिस को देखने के लिए मुड़ा। आप अपने कार्ड्स रिवील कर सकते हैं। मैं भी बहुत क्यूरियस हूं कि मेरे कार्ड्स क्या हैं। ड्वेन डेंटिस मुस्कुराया। उसने वो मेटल चिप उठाया जो उसने अपने कार्ड्स पर रखा था और बहुत कैजुअली 2 होल कार्ड्स फ्लिप किए। क्या? डॉट डॉट डॉट। केल्विन और कंपनी ने अपनी आंखें मलिन। ड्वेन डेंटिस के होल कार्ड्स एक बहुत वीक पेयर थे, 2 हार्ट्स, 2 डायमंड्स। वहां कम्युनिटी कार्ड्स में एक बहुत छोटा पेयर हुआ, 2 क्लब्स, 2 स्पेड्स। उन्होंने 4 ऑफ ए काइंड बनाया। 4 ऑफ ए काइंड की बात आने पर सबसे छोटा रैंक, लेकिन ये सभी फुल हाउसेस से हायर रैंक था। प्रेज द लेडी। ड्वेन डेंटिस ने प्लेजेंट सरप्राइज में अपनी छाती पर क्रिम्सन मून बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक दिलचस्प राउंड। एमिरियस के धीरे से ताली बजाने से पहले वो एक पल के लिए हैरान रह गया।
कोनास किलगोर ने ड्वेन डेंटिस को एक गहरी नजर दी और एक हंसती हुई आह के साथ कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फाइनल विनर तुम होगे। क्लाइन ने अपने चेहरे से मुस्कान पोंछ ली, जैसे उसने मन ही मन बड़बड़ाया, यह केवल सही है कि मैं तुम दोनों पर जीत हासिल करूं। एक तरफ एडमिरल एमेरियस दूसरों पर प्रेशर डालने का आनंद लेता है और वास्तव में धोखा देने के लिए अपनी बियॉन्डर पावर्स पर रिलाई नहीं करता है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुमने अपना फोकस और बियॉन्डर पावर्स एडमिरल एमेरियस पर लगा दी, इस प्रकार मुझे इग्नोर कर दिया। दूसरी ओर जो तुम्हारे साथ कार्ड खेल रहा है, उसका नाम वास्तव में विनर एनोनी है। अपने होल्ड कार्ड्स को देखे बिना ये ऑब्वियस था कि वो पूरी तरह से लक पर रिलाई कर रहा था। जिस पल उसने अपना चिप होल्ड कार्ड्स पर रखा, क्लाइन ने पहले ही एनोनी के साथ पोजीशन स्वैप कर ली थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ चेहरे स्विच कर लिए थे। हालांकि कर्नल कैल्विन ने उसे जानबूझकर 1000 पाउंड हारने के लिए कहा था, क्लाइन ने कोनास किलगोर को देखने के बाद एक किलिंग जीतने का फैसला किया। ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो पैसे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसका मेन मोटिव इस MI0 डेमिगॉड का अटेंशन हासिल करना था। वो उससे फेमिलियर होना चाहता था और रिलेशनशिप्स बनाना चाहता था। केवल ऐसा करके ही क्लाइन के पास कोनास किलगोर से इंटेलिजेंस प्राप्त करने और यहाँ तक कि उस पर असॉल्ट करने का अवसर हो सकता था। आखिर वो एक डेमिगॉड था। बैकलैंड में उससे निपटने के लिए सफिशिएंट केयर और सावधानी की आवश्यकता थी। वो एक ऑपरेशन छोड़ना पसंद करेगा अगर उसके पास किल की गारंटी देने या उसे बैकलैंड से दूर ले जाने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना वो खुद को एक्सपोज करने के लिए बाध्य था। बैकलैंड में डेमीगॉड्स और यहाँ तक कि एंजल से घिरा हुआ एंड अप होगा। बाद के राउंड्स में क्लाइन अलग अलग राउंड जीता और हारा। अंत में न केवल उसने चिप्स में अपने 1000 पाउंड रखे, बल्कि उसने लगभग एक एडिशनल 1000 पाउंड भी जीते थे। इस प्रोसेस के दौरान कैल्विन ने ड्वेन डेंटिस को हारने के लिए जेस्चर किया था, लेकिन वो बाद वाले की रिडिक्यूलस गुड लक से स्तब्ध रह गया, जिसने उसे अनडिफिटेबल छोड़ दिया। गेम खत्म होने के बाद एक पर्सन मुस्कान के साथ ड्वेन डेंटिस के पास आया, कोनास किलगोर। डार्क ब्लू आंखों के साथ कोनास किलगोर, जिसके क्रूकट बाल जो हाई सोसाइटी के मेंबर्स के बीच शायद ही कभी देखे जाते थे, हाथ में शैंपेन का कप लिए ड्वेन डांटेस की ओर बढ़ा। उसने मुस्कान के साथ कहा, आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। आपके पास बहुत हिम्मत भी थी। अगर वो मेरे ब्राइब लेने के तुरंत बाद फोल्ड करने का जिक्र कर रहा है, जिसके कारण मैं एक बड़ा ब्लाइंड हार गया, तो वो किस्मत नहीं बल्कि नॉलेज है। जहां तक दूसरी बार की बात है, आप सभी के साथ ताश खेलने से एनोनी की हाल ही में जमा हुई सारी अच्छी किस्मत खत्म हो गई है। क्लाइन ने अपने हाथ में हल्के सुनहरे रंग की अल्कोहल वाले कप को घुमाया और एक हंसती हुई आह के साथ कहा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे परिणाम की परवाह नहीं है, स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं है। प्रेज द लेडी। वो ये इंडिकेट करने के लिए एक लोइन स्टाइल वाले यूफेमिज्म का उपयोग कर रहा था कि वो मुख्य रूप से यहाँ पैसे हारने के लिए आया था और उसकी अच्छी किस्मत पूरी तरह से एक देवता के आशीर्वाद के कारण थी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कोनास आज रात बहुत ज्यादा नहीं हारा था, लगभग 1 से 200 पाउंड्स। हालांकि ये कि एक ब्रिगेडियर जनरल डेप्यूटी डायरेक्टर एक हिडन डेमिगॉड की कथित सैलरी की तुलना में पहले से ही एक काफी बड़ी राशि थी। उसकी सैलरी उसकी इनकम का सबसे मामूली हिस्सा थी, इसलिए इसका बुरा नहीं लगा। उसने मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इंसानों के पास अक्सर फेट के अरेंजमेंट को देखने का कोई तरीका नहीं होता है। आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसका आखिरी वाक्य तारीफ का एक रूप और साथ ही औपचारिकताओं का एक हिस्सा था। इसने इंडिकेट किया कि उनकी बातचीत खत्म हो गई थी। हालांकि क्लाइन ने ब्लैक एम्परर पाथवे के इस डेमिगॉड से खुद को परिचित करने के लिए पूरी रात एक्टिंग की थी, तो वो कैसे हार मान सकता था? उसने पहले जवाब दिया, ये मेरी भी खुशी है। फिर उसने एक सीमिंगली रैंडम मैनर में पूछो, योर एक्सेलेंसी, क्या आप बैकलैंड सबर्ब्स में मैनर्स से परिचित हैं? अगर वो हंटिंग के लिए जंगलों के साथ आते हैं तो सबसे अच्छा है। मिस जस्टिस से क्लाइन को मिली इन्फॉर्मेशन के अनुसार कोनास किलगोर को अपनी जगह पर बैंक्वेट्स, बॉल्स या सलॉन्स आयोजित करना पसंद नहीं था। वो ऐसे मामलों पर इनविटेशन स्वीकार करता था। ये अज्ञात था कि क्या ये उसके कैरेक्टर के साथ कोई समस्या थी या उसकी जॉब के कारण था। उसके बहुत सिंपल शौक था। सबसे पहले यूज सिगार पीना पसंद था, विशेष रूप से ईस्ट बालम के मिकेंड से चीफ्टन सिगार्स, जिसे दुनिया में सबसे अच्छे सिगार के रूप में पहचाना जाता है। दूसरा, उस ताश खेलना पसंद था, विशेष रूप से टेक्सास होल्डम। तीसरा, यूज हंटिंग पसंद थी। वो अक्सर शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान बैकलैंड सबर्ब्स जाता था। वो हंटिंग के लिए अव्वा काउंटी या ईस्ट चेस्टर काउंटी भी जाता था। क्लाइन पहले से ही एक मनोर खरीदने की योजना बना रहा था, एक खर्चा जिसका एकमात्र उद्देश्य खुद को हाई सोसाइटी में इंटीग्रेट करना था। उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन आज कोनास किलगोर से मिलने के बाद उसने अचानक उसका इंटरेस्ट जगने के लिए ये रिक्वेस्ट जोड़ दी। जब समय आएगा तो वो इस डेप्यूटी डायरेक्टर को एक एंजॉयबल वीकेंड पर सबर्ब्स में हंटिंग के लिए इनवाइट भी कर सकता था।
वो तब एक्शन लेने के लिए एक अवसर की तलाश कर सकता था। क्योनस किलगोर ने एक घूंट शैंपेन पी और कुछ सोचकर कहा, मैं इसे नोट करने में आपकी मदद करूंगा। अगर कुछ सूटेबल होगा तो मैं किसी को भेजे दूंगा। बोकलून स्ट्रीट, है ना? हाँ, कोई आपको वहां इन्फॉर्म कर देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्लाइन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसी समय उस अपने पूर्व वैलेट रिचर्डसन पर दया आई, जो एबी एक असिस्टेंट बटलर बन गया था। ये युवा जो खुद को बेहतर बनाना चाहता था, हाल ही में सुबह जल्दी बाहर जाता था और रात को देर से लौटता था। वो बैकलैंड के सबर्ब्स में मैनर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, अन लोगों को फिल्टर कर रहा था जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे और जो बिक्री पर द वो अन विकल्पों को लिस्ट करने के लिए पर्सनली अन पर विजिट कर रहा था जो सभी निर्दोष थे। वो नहीं चाहता था कि उसका एम्प्लॉयर किसी ऐसी चीज को देखे जिसे उसने पसंद किया हो, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो बिक्री के लिए नहीं थी या कि वास्तविक स्थितियां वर्णित की तुलना में बहुत खराब थीं। और क्लाइन द्वारा अचानक अपनी रिक्वेस्ट बदलने के बाद रिचर्डसन ने जो भी काम किया था वो निस्संदेह बेकार हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट्स में सर्वदुष्ट पार्टी ए हमेशा अपनी आवश्यकताओं और रिक्वेस्ट को बदलती रहती है। हाँ, इसके पूरा होने के बाद मैं तनेजा से उसकी एनुअल सैलरी 5 पाउंड्स बढ़ाने के लिए कहूंगा। एक असिस्टेंट बटलर के रूप में उस स्वाभाविक रूप से एक वैलेट के रूप में अपने समय से अधिक कमाई करनी चाहिए। 5 पाउंड्स, ये आज के खेल में बस एक या दो रेज में चला गया। रिचर्डसन की एनुअल सैलरी केवल टेक्सास होल्डम के कुछ राउंड खेलने के लिए पर्याप्त है। क्लाइन ने मन ही मन आ भरी जब उसने अपनी ओर आंखें महसूस कीं। उसने सीधे पीछे देखा और महसूस किया कि ये एडमिरल अमीरियस रिवेल्ट था। इस ओल्ड फैशन्ड और स्टर्न मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नजर वापस ले ली। उसका ड्वेन डांटेस के साथ कम्युनिकेट करने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उसने इस अनएफिलिएटेड बियॉन्डर को गिरफ्तार करने के लिए किसी को प्राप्त किया। आखिर यूज मिलिट्री का एक वर्किंग पार्टनर माना जाता था और एक मर्चेंट एक एडवेंचरर जिसके पास व्यापक कनेक्शंस द के लिए पोषण प्राप्त करने में सक्षम होना दुर्लभ नहीं था। इस पाल कर्नल कैल्विन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट अपने हाथों में वाइन ग्लास लेकर ड्वेन डांटेस के पास चले गए। क्या हुआ? कैल्विन ने एक हताश और दबी हुई आवाज के साथ पूछो। जैसे कि ड्वेन डांटेस ने लगभग 1000 पाउंड्स जीते था, उस और मार्क्ट को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी ताकि एडमिरल अमायरियस को कोई पैसा हारने से रोका जा सके। वे एक टाइट स्ट्रैटेजी से एक अनरिस्ट्रेन्ड स्ट्रैटेजी पर चले गए। उन्हें हर एक को कई 100 पाउंड्स हारने से काफी चुभन महसूस हुई। इस प्रकार सभी के नुकसान को जोड़ते हुए एडमिरल अमेरियस ने कुल मिलाकर लगभग 300 पाउंड्स जीते थे। इसके संबंध में क्लाइन ने अपने हाथ फैलाए। मैंने अपने होल कार्ड्स भी नहीं देखे। लाइंस के बीच उसका मतलब था कि ये केवल किसी देवता का आशीर्वाद था जिसने लक को कंट्रोल किया। फिलहाल फेट डोमेन में अथॉरिटी रखने वाले देवताओं, एंजल्स और सीक्रेट एग्जिस्टेंसेस में शामिल थे लेकिन सीमित नहीं थे। एवनाइट गॉडेस, द फूल, स्नेक ऑफ मर्क्यूरी विलोसेप्टिन, पालस जोरोएस्ट, ब्लास्फीमर आमोन और स्नेक ऑफ फेट आरोबोरोस। ये वास्तव में एक परेशान करने वाला मामला है, मक्ट ने सिर हिलाते हुए एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कैल्विन और मैं घर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं उसके बाद जो हमने खोया है। उन्होंने अपनी कथित एनुअल इनकम का लगभग आधा हिस्सा खो दिया था। ड्वेन डॉन्टेस ग्रे साइडबर्न्स के साथ ने एक हैरान लुक रिवील किया। तुम लोग कब हारे? फिर उसने अपनी सीट पर चिप्स के ढेर की ओर इशारा किया। मैंने बस शुरुआत में खरीदे गए 1000 पाउंड्स अपने पास रखे हैं, बाकी तुम्हारे हैं, है ना? कैल्विन और मार्क हैरान रह गए जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने मुस्कान रिवील की। घबराहट के कारण हमने गलत गिनती की होगी। कैल्विन ने एक अप्रूविंग सर हिलाया। क्लाइन हंसा और तुरंत विषय बदल दिया। फिर उसने अपने बगल में कॉफी टेबल पर रखे गए रात के खाने को देखना शुरू कर दिया। सिटी ऑफ सिल्वर, ट्विन टावर्स में से एक के स्पायर में। डेरिक बर्ग एक बार फिर से सदस्य काउंसिल के चीफ कॉलिन इलियाड से मिला। आपने कहा कि आपके पास कुछ है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं? कॉलिन, जिसके चेहरे पर काफी पुराने निशान थे, ने शांति से यूएस युवक से पूछो जिसे बहुत लंबा नहीं माना जाता था। डेरिक ने सिर झुकाया और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, यस योर एक्सलेंसी। प्रीस्ट ऑफ लाइट के लिए एडवांसमेंट में मुझे पूरे डार्कनेस की आवश्यकता है, लेकिन एक बार जब मैं ऐसा करूंगा तो ये बेहद खतरनाक होगा। मैं सोचा रहा हूं कि क्या कोई समाधान है। कॉलिन इलियाड ने सिर हिलाने से पहले गंभीरता से सुना। आपको एक पॉइंट कंफर्म करना होगा, क्या ये प्योर डार्कनेस है या डार्कनेस विद जीरो लाइट? ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग हैं। यदि ये बाद वाला है तो आप यू स्पायर के अंडरग्राउंड डंजन्स में प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां कुछ समय के लिए रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। डेरिक को स्पायर के डंजन्स के लिए गहरा डर था क्योंकि वहीं वो पहली बार ब्लास्फीमर एमोन से मिला था।
न केवल उसने एक्सपीडिशन टीम के पूर्व कैप्टन को देखा, बल्कि वो पैरासिटाइज्ड भी हो गया था। जब तक ये आवश्यक ना हो, वो वास्तव में इसे याद नहीं करना चाहता था। इस पाल चीफ की रिमाइंडर प्राप्त करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी यादों को झकझोरना शुरू कर दिया। उसने पाया कि स्पायर के नीचे, हालांकि प्रत्येक सेल को मोमबत्तियां दी गई थीं, किसी को गार्ड्स द्वारा भोजन और दवा देने और उनके जलने के बाद और मांगने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ऐसा अक्सर नहीं होता था, ऐसा दिन में केवल 3 बार होता था, जिसके बीच में गैप्स बहुत लंबे होते द और ऐसे वातावरण में राक्षसों के प्रकट होने और इंसानों के गायब होने जैसी घटनाएं कभी सामने नहीं आए। डेरिक ने याद किया कि वो कुछ समय के लिए बिना किसी खतरे का सामना किए जीरो लाइट के साथ अंधेरे में रहा था। उसने एक पाल के लिए विचार किया और हिचकिचाते हुए कहा, स्पायर के नीचे जीरो लाइट वाले अंधेरे में बहरी शक्तियां शामिल हैं। क्या ये शक्ति थी जिसने अंधेरे को लोगों को गायब करने या राक्षस पैदा करने से रोका? कॉलिन इलियाड ने दीवार पर क्रॉस जैसे फैशन में लटकी हुई 2 तलवारों को देखा। उसने ऊपर देखा और आह भरी। हाँ, इसलिए इसे जीरो लाइट वाला अंधेरा कहा जाता है, प्योर डार्कनेस नहीं। डेरिक ने याद करने की कोशिश करते हुए थोड़ा फ्राउन किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने बिना किसी निश्चितता के कहा, अगर ऐसा है तो स्पायर के बेसमेंट के बाहर का अंधेरा भी पूरे डार्कनेस नहीं है। कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में डार्क एजेस से पहले की रातें लोगों को गायब या राक्षस पैदा नहीं करती थीं। ए फ्लैट अंधेरे में एक अबनॉर्मल बदलाव आया होगा, या इसे खतरनाक बनाने के लिए इसमें कुछ अन्य ताकतें मिली होंगी। बुरा नहीं है। आपके लिए इस तरह के कनेक्शंस बनाना ये दिखाता है कि आपने सुधार किया है। इसलिए मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आपको पूरे डार्कनेस चाहिए या जीरो लाइट वाला अंधेरा? कोलिन की हल्की नीली आंखों ने सरप्राइज का एक हिंट रिवील किया। ये क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे डार्कनेस केवल फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के बाहर मौजूद है? खुद को पंप करने से पहले डेरिक उदास हो गया। योर एक्सलेंसी, मुझे भी ज्यादा यकीन नहीं है। मैं इसे कंफर्म करने के लिए कुछ समय लूंगा। उसका मानना था कि अनुभवी और मजबूत एमआर हैंगमैन, मिस्टर वर्ल्ड और टारो क्लब के अन्य सदस्य उसे एक अच्छा समाधान दे सकते हैं। कॉलिन इलियाड ने आगे नहीं पूछो, जैसे उसने सिर हिलाते हुए कहा, तो जाओ। एक बार जब आप सीक्वेंस 5 पर पहुंच जाते हैं, भले ही आप लंबे समय तक डेमीगॉड बनने में सक्षम ना हो, आपके पास कुछ सील्ड आर्टिफैक्ट्स चलने का मौका होगा। बैकलैंड हिल्स्टन बोरो शियो ने एक ब्राउन जैकेट में बदलकर एक कैप पहनी, एक बहुत ही साधारण छोटे आदमी होने का नाटक करते हुए। उसने आधिकारिक तौर पर कमीशन ले लिया था और एर्नेस्ट बोयार नाम के सज्जन का पीछा करना और जांच करना शुरू कर दिया था। कुछ अन्य बाउंटी हंटर्स भी थे जिन्होंने इस मिशन में भाग लिया था। अर्न्स बोयार ने अपनी टॉप हैट UTHAI और अपनी केन को आगे की ओर इशारा किया, जैसे उसने कैरेज ड्राइवर को निर्देश दिया, सेंट जॉर्ज बरो के लिए। यह बैकलैंड के दक्षिण पूर्व में था, टसॉक रिवर द्वारा ईस्ट बरो से अलग किया गया था। एक बार जब वो अपनी कैरेज पर चढ़ गया और अपनी सीट ले ली, एर्नेस्ट ने सूंघा। उसने खिड़की से बाहर देखा और अचानक गुर्राया। एक सैंग्विन विस्काउंट के रूप में वो उसका पीछा करने वाले आनंदी बाउंटी हंटर्स को कैसे नहीं खोज पाता? जब अर्नेस्ट एक कैरेज पर चला गया तो आसपास छिपे हुए कुछ बाउंटी हंटर्स तुरंत दिखाई दिए। शामिल लागतों के बारे में कंजूस हुए बिना उन्होंने तुरंत पास से गुजरने वाली किसी भी रेंटल कैरेज को रोक लिया। कुछ ने टारगेट कैरेज के ट्रेड्स को याद कर लिया और उसे पकड़ने के लिए तंग सुनसान रास्तों से शॉर्टकट लेने की कोशिश की। अन्य लोग उन बाइक्स पर सवार हो गए जो उन्होंने समय से पहले तैयार की थीं, अपनी घंटियां बजाते हुए भीड़ और गाड़ियों के बीच से निकलते हुए। उनके लिए गति बनाए रखना बहुत आसान था। उनमें से केवल जियो पूरी तरह से कंपोज्ड थी। वो अपनी जगह पर बनी रही, अर्नेस्ट और अपने साथियों को जाते हुए देख रही थी। ये ट्रांसपोर्टेशन टूल, जिसे साइकिल के रूप में जाना जाता है, मेरी कल्पना से कहीं अधिक उपयोगी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे बाउंटी हंटर्स ने खरीदने के लिए बचत की है। यह कैरेज लेने के खर्च को बचा सकता है और चलने का समय बचा सकता है। यदि किसी के पास अक्सर ऐसे ट्रैकिंग मिशन होते हैं, तो बचाया गया पैसा ब्रांड न्यू बाइक खरीदने के लिए पर्याप्त है। एकमात्र समस्या ये है कि ट्रांसपोर्टेशन टूल के इस मोड में बहुत कम मॉडल उपलब्ध हैं। उन सभी में ऊंची सीटें हैं। जियो इंटाइज्ड थी। इस पल एक ट्रैक की गई कैरेज चौराहे से गुजरी और उसके सामने रुक गई। जियो एक स्टेशन पर थी। लोहे की पटरियों पर रुकी डबल डेकर को देखते हुए जियो ने कुछ पेनीज निकाली, चलकर गईं और खिड़की के पास बैठ गई। ऐसी पब्लिक कैरेज अपनी डबल डेक के साथ लगभग 50 लोगों को बैठा सकती थी। इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे जियो आसानी से बाहर के सीनरी को ऑब्जर्व कर सकती थी। हालांकि उसने सीनरी को एडमायर नहीं किया। उसका दिमाग तेजी से उसके टारगेट की एग्जैक्ट अपीयरेंस को आउटलाइन कर रहा था। भूरे बाल, लाल आंखें, प्रोनाउंस्ड फीचर्स, एक नाक का ब्रिज जो इतना ऊंचा था कि ये डिफॉर्म लग रहा था, और हाथ में एक ऑयल पेंटिंग कैटलॉग।
शेरिफ के रूप में अपने सुपरनैचुरल सेंसेस के साथ और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा न होने के कारण जियो अपने टारगेट की करंट लोकेशन और प्रीडिटरमिन्ड डेस्टिनेशन को वेगुली समझ सकती थी। इसलिए वो बहुत शांत रही और कांच की खिड़कियों का उपयोग करते हुए अपने मोटे और जिद्दी सुनहरे बालों को ठीक करते हुए अपनी कैप उतार दी। कई स्टेशनों के बाद जियो अचानक उठी जब पब्लिक कैरेज रुकने लगी। जैसे ही वो उतरी, ये बैकलैंड ब्रिज एरिया था। उसने महसूस किया था कि टारगेट ने पहले ही दिशा बदल ली थी और पुल की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। जियो तुरंत पैदल चली गई। टस्क रिवर के साउथ बैंक के लिए जाने वाली पब्लिक कैरेज में चढ़ने के लिए आगे मोड़ पर दूसरी सड़क में प्रवेश करने की योजना बना रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी। जैसे ही वो स्टॉप पर पहुंची, एक पब्लिक कैरेज आ गई। जियो ने चुपचाप सांस छोड़ी और पेनीज का एक और बैच निकाला जो उसने तैयार किया था। बाइक खरीदने की उसकी अर्ज मजबूत हो गई। ये ट्रैक्ड कैरेज बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, लेकिन एक आर्बिटर के रूप में अपनी डोमिनेटिंग ऑरा के साथ वो भीड़ के माध्यम से आसानी से गुजरने, ऊपरी डेक पर जाने और एक सीट खोजने में सक्षम थी। गाड़ी धीरे धीरे चली। जैसे जियो ने कैजुअली खिड़की से बाहर देखा जब उसकी टकटकी अचानक जम गई। उसने शेरमन को देखा जिसे वो कहीं भी नहीं ढूंढ पाई थी। ये युवक जो खुद को एक महिला समझता था, एक पेपर बैग जिसमें कुछ ब्रेड की लंबी लोव्स और अखबारों का एक ढेर था, ले जा रहा था। जैसे ही उसने एक संकरी गली में प्रवेश किया, उसके भूरे कंधे तक की लंबाई के बाल लंबे हो गए थे और उसकी ग्रे पैटर्न वाली पतलून टाइट लग रही थी। हालांकि उसका फिगर लगभग उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वो दिखाई दिया, जिससे औसत व्यक्ति के लिए नोटिस करना असंभव हो गया। जियो, जो एक शेरिफ थी, ने आसानी से नेसेसरी जजमेंट किया। शेरमन ने ईस्ट बोरो में अपनी जगह किराए पर लेना बंद कर दिया और यहाँ शिफ्ट हो गया। ये देखते हुए कि शेरमन ठीक था और वो अभी भी अपने टारगेट को ट्रैक कर रही थी, उसने उसकी हालिया स्थिति के बारे में पूछने के लिए उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से कूदने की अपनी अर्ज को रोक लिया। डॉट 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 शेरमन ने पेपर बैग को कई ब्रेड की लंबी लोव्स और कागजों के ढेर के साथ ले जाते हुए गलियों और सड़कों से गुजरा। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले एक बड़ा चक्कर लगाया। उसने तीसरी मंजिल तक तंग सीढ़ियों का पीछा किया, एक चाबी निकाली और उस दरवाजे को खोला जहां वो रहता था। उसके पास कुछ बहुत अच्छी एंटी ट्रैकिंग स्किल्स लग रही थीं। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला जैसे शेरमन की आंखें चमक उठीं। उसने अपने सामने काली ड्रेस पहने एक महिला को देखा। इस महिला का चेहरा मीठा, कोमल और एक इम्पैकेबल फिगर था। खिड़की पर खड़े होकर और सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करते हुए भी खुद को परछाइयों में ढके हुए वो गिल्डेड लग रही थी, जिससे वो पवित्र और सुंदर दिखाई दे रही थी। आप यहाँ क्यों हैं? शेरमन ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन उसे साइज अप करने से नहीं रोक सका। उसका अनऑब्वियस एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ जब उसने लार का एक घूंट निगला। अगले ही सेकंड उसने अपना सिर घुमाया और साइड में देखा, जैसे कि वो उसे हेड ऑन देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैम, टू ट्रिसी, शेरमन ने हकलाते हुए अभिवादन किया। ट्रिसी धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि उसने कम रोशनी वाले कमरे को उज्जवल दिखाई देने दिया। फिर उसने एक टीजिंग टोन के साथ पूछा, तुम मुझे देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते? माँ, मुझे नहीं पता। माँ, मुझे पुरुष पसंद हैं। क्यों मुझे अभी भी आपको देखकर अजीब विचार आते हैं? शेरमन ने जवाब देने के लिए हकलाते हुए अपनी तरफ जमीन को देखना जारी रखा। ट्रिसी का एक्सप्रेशन तुरंत मिक्स्ड हो गया और फिर मुस्कुराने से पहले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महिलाएं भी अपने जेंडर के भीतर सुंदरता के आकर्षण की सराहना कर सकती हैं। वो कहने से पहले एक पल के लिए रुकी। मैं आज यहाँ आई क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम्हारी ओरिजिनल प्रोग्रेस बहुत तेज रही है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हाल ही में रुक गया है। शेरमन के चेहरे पर तुरंत डरावना लुक आ गया, क्योंकि उसने सबकॉन्शियसली एक कदम पीछे लिया। माँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें करने की कोई जरूरत है। ट्रिसी को चुप देखकर शेरमन ने धीरे धीरे अपनी बातों को वाकपटुता से पिरोया। मैं वास्तव में दूसरों को चोरी, डकैती और हत्या के लिए उकसाना नहीं चाहता। ये बहुत बुरा है, बहुत घिनौना है। यहाँ तक कि बहुत शुरुआत में जिन लोगों की आपने मुझसे हत्या करवाई, वे थोड़े ओवरबोर्ड लग रहे थे। हालांकि उन्होंने वास्तव में मुझे श्राप दिया था, मुझे पीटा था, मेरा बहिष्कार किया था और मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैलाई थीं। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह के साधनों का उपयोग करते हुए उनके कार्यों के लिए उन्हें अपनी जान देकर कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। हैरान हुए बिना ट्रिसी मुस्कुराई और कहा, तब तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुम उनसे नफरत करते थे और उनके लिए दुष्ट भावनाएं रखते थे। एक बार जब तुमने बियॉन्डर पावर्स प्राप्त कर ली तो तुम उनसे बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। मैंने बस एक छोटा सा सुझाव दिया और तुमने कई हत्या मिशनों की योजना बनाई। मुझे हमेशा याद है कि तुम कैसे दिखते थे, खून से सने हुए, उत्तेजना और जोश में कांपते हुए।
शेरमन पीछे हटने से नहीं रोक सका जब उसने ये सुना, जब तक कि वो दरवाजे से नहीं रुक गया जो किसी समय बंद हो गया था। उसने फिर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, चिल्लाते हुए, नहीं, मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। सपना देखता हूं कि वे मुझे घेर रहे हैं, खून में सने हुए। वे मेरा पीछा करते हैं, मुझे काटते हैं। पाह! पेपर बैग जमीन पर गिर गया क्योंकि रोटियां बिखर गईं। अखबारों का ढेर उनके ठीक बगल में गिर गया। यह बहुत सामान्य है। ट्रिसी ने शेरमन को काट दिया। यह एक हत्यारे के लिए एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। इसके बारे में सोचो। क्या तुम उन्हें मारना नहीं चाहते थे जब वे तुम्हें सता रहे थे? हाँ, शेरमन ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। ट्रिसी फिर हंसी। बस इसे सेल्फ डिफेंस समझो जब सताया जा रहा हो, इस प्रकार उन्हें मारना। उसके भाषण में एक नेचुरल आकर्षण था जिससे कोई सुनना और विश्वास करना चाहता था। शेरमन तेजी से शांत हो गया और सिर हिलाया। इस दृष्टिकोण से यह बहुत बेहतर लगता है। यह सुनकर ट्रिसी के डिंपल्स दिखाई दिए क्योंकि उसने चिढ़ाते हुए कहा, इसके अलावा वे तब तुम्हारे मैच नहीं थे जब वे जीवित थे, तो जब वे मर चुके हैं तो डरने की क्या बात है? भले ही वे भूत या स्पेक्टर बन जाएं, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस गंभीरता से अनुष्ठान पूरा करने और एक और पोषण का सेवन करने की आवश्यकता है, और फिर तुम उन सभी आत्माओं को विस्मृति में जलाने में सक्षम होगे। लेकिन मैं लोगों को अपने उकसाने के कृत्यों के तहत बदसूरत, पागल और बुरा होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेरमन अभी भी काफी अनिच्छुक लग रहा था। ट्रिसी ने अपने होठों के सिरों को सिकोड़ लिया क्योंकि उसने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, वे बुरे विचार थे जो उनके पास शुरू से ही थे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे बिना भी वे बुरे विचार विशिष्ट क्षणों और स्थितियों में फूट पड़ेंगे। साथ ही जो मिशन मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किए हैं वे सभी गैंग से संबंधित हैं। क्या तुम इस बात से सबसे ज्यादा वाकिफ नहीं हो कि वे लोग कैसे हैं? उन्हें फ्रैक्चर करना और एक दूसरे को मारना तुम्हारे जैसे लोगों और ईस्ट बोरो के निर्दोष लोगों के लिए दया और दयालुता है। शेरमन ने सबकॉन्शियसली अपना मुंह चौड़ा किया, उन शब्दों को निगल लिया जो वो कहने ही वाला था। वह तुरंत चुप हो गया। ट्रिसी की आंखें उस पर से गुजरी और एक सुखद आवाज के साथ जारी रहीं, तुम अपने टारगेट से बस एक कदम दूर हो। जब तक तुम शेष अनुष्ठान पूरा करते हो, तुम पूरी तरह से महिला बनने के लिए तीसरा पोषण पी सकते हो। जब ऐसा होता है तो तुम उस नाम शेरमेन का उपयोग कर सकते हो जिसे तुमने पहले ही अपने लिए चुना है। क्या ये अच्छा लगने वाला नाम नहीं है? फिर तुम बैकलैंड को एक महिला के रूप में छोड़ सकते हो, मिड्सीशायर या देसी बे के लिए जा सकते हो जहां तुम एक बिल्कुल नया जीवन शुरू कर सकते हो। तुम्हें अब इस जगह से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, तुम निश्चित रूप से आकर्षण से भरे होगे। कई उत्कृष्ट पुरुष तुम्हें कोट करेंगे और तुम उसे चुन सकते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो और जिससे सबसे ज्यादा संतुष्ट हो, एक कैथेड्रल में गलियारे से नीचे चलते हुए। तुम्हारे प्यारे बच्चे होंगे और तुम उन्हें स्वस्थ बच्चे बनने के लिए पाल सकते हो। तुम उन्हें छुट्टियों के लिए विंटर काउंटी ले जा सकते हो, स्कीइंग के लिए देसी बे और हंटिंग ग्राउंड्स में जो केवल रईसों के पास होते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपना सच्चा स्व वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे? शेरमन के होंठ कांपे और कुछ देर तक उन्हें कसकर सिकोड़ने के बाद उसने उन्हें अलग किया और कहा, मैम ट्रिसी, मैं समझता हूँ। माँ, मैं आपके निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ूंगा। ये कहने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी है क्योंकि वो जमीन पर गिर गया। उसने सबकॉन्शियसली अपने बगल में एक कोट रैक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी टकटकी अखबारों के ढेर पर पड़ी। ये पहले से ही फैल चुका था, एक विशेष रिपोर्ट का खुलासा करते हुए। देसी से टाइकून मिस्टर ड्वेन डेंटिस लैरीवे स्टील कंपनी खरीदने में रुचि दिखाते हैं, ये मानते हुए कि इसमें उत्कृष्ट लाभप्रदता और एक आशाजनक भविष्य है। ... सर, क्या आप वास्तव में लैरीवे स्टील कंपनी खरीदने की योजना बना रहे हैं? एनोनी ने 160 बॉकलिन स्ट्रीट पर ऊपर चलते हुए पूछा। ड्वेन डेंटिस ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वो खबर बस शुद्ध फैब्रिकेशन है। मैं केवल लैरीवे स्टील कंपनी के मालिक मिस्टर फिल लारिवी से पिछले हफ्ते एक बॉय में मिला था और बातचीत की थी। बगल में बटलर वॉल्टर ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने चेतावनी दी, सर, लैरीवे स्टील कंपनी वास्तव में खरीदार की तलाश कर रही है। ऐसे काफी लोग हैं जो इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि खबर का ये टुकड़ा फिल के निर्देशों के तहत पत्रकारों द्वारा जारी किया गया था ताकि वो इसे बेहतर कीमत पर बेच सके। क्लाइन ने सोच में सिर हिलाया। उसने हाफ बालकनी वाले कमरे में प्रवेश किया और ग्रे फॉग के ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। वो हेजल की जगह पर कोई असामान्यता देखने के लिए एनोनी के प्रेइंग पॉइंट ऑफ लाइट का उपयोग करना चाहता था। ये कुछ ऐसा था जो वो पिछले कुछ दिनों से रोजाना कर रहा था, ग्रे फॉग के ऊपर ग्रैंड पैलेस में।
एनोनी के प्रेयर पॉइंट ऑफ लाइट के माध्यम से क्लाइन ने अपने वैलेट के कमरे के अंदर का दृश्य देखा। जैसे ही उसका विजन बाहर निकला और धीरे धीरे फैला, उसने पूरी बॉकलैंड स्ट्रीट को देखना शुरू किया। ताजे फूलों और घास से ढकी इमारतों के बीच इंटिस पैरासोल ट्रीज, जो सूरज की रोशनी को रोकते थे, धीरे धीरे गुजरे। वहां धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां थीं, जो एलिगेंटली या खूबसूरती से सजी थीं, और बाइक पर तेजी से दौड़ते हुए युवा थे। आखिरकार क्लाइन ने यूनिट 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च के रेसिडेंस पर लॉक किया। उसने फिर अपना फील्ड ऑफ व्यू कम किया और हर जानवर और इंसान को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई काले बालों वाला, काली आंखों वाला, मोनोकल पहनने वाला आदमी है। फ्यू, फेट की कोई स्विचिंग या ग्राफ्टिंग नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद क्लाइन ने राहत की सांस ली। इस पल मार्च के रेसिडेंस में एक गाड़ी आई और उनके दरवाजे पर रुक गई। घुंघराले काले हरे बालों और चमकीली गहरे भूरे रंग की आंखों वाली एक यंग लेडी गाड़ी से उतरी। ये और कोई नहीं बल्कि हेजल थी, जो घर लौटी थी। उसने गहरे हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसके कंधों को एक्सपोज नहीं करती थी। उसके होंठ थोड़े दबे हुए थे और उसने खुशी के संकेत के साथ एक रिलैक्स्ड लुक पहना था। हेजल को ऐसी स्थिति में देखकर क्लाइन का दिल धक से रह गया। यह निश्चित रूप से अबनॉर्मल था। क्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आमोन के अवतार से मिलने के बाद रैट डेमिगॉड के पास केवल 2 आउटकम्स थे। या तो उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था और वो भारी रूप से घायल होने की कीमत पर सफलतापूर्वक भागने में सफल रही, या वो आमोन के अवतार को मजबूत करने के लिए एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में बदल गई। और परिणाम चाहे जो भी हो, हेजल के लिए अपने टीचर को खोजने का कोई तरीका नहीं था। वो निश्चित रूप से दुख और दर्द में होती, निराश और उदास महसूस करती। तो वो रिलैक्स्ड और खुश कैसे हो सकती थी? सबर्ब्स में मैनर की ओर जाने के जोखिम उठाने के साथ अपने टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए वो एक ठंडी और मतलबी इंसान नहीं है। उसकी वर्तमान स्थिति इंडिकेट करती है कि उसने कंफर्म कर लिया है कि उसका टीचर, वो रैट डेमिगॉड, ठीक है। उसे शायद इनाम भी मिला है, शायद सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना। ये रैट डेमिगॉड के आउटकम की मेरी थ्योरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। एक बार जब आप इम्पॉसिबल को हटा देते हैं, जो कुछ भी बचता है, चाहे वो कितना भी इम्प्रोबेबल हो, वही सच होना चाहिए। क्लाइन अपनी सीट पर पीछे झुक गया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। आमोन ने न केवल रैट डेमिगॉड की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त की थी, बल्कि उसने उसकी फेट भी चुरा ली थी और उसकी पहचान बदल दी थी। इसलिए हेजल के लिए उसके टीचर को किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा था और उसे केवल कुछ समय के लिए छिपने की आवश्यकता होगी। कंफर्मेशन करने के बाद क्लाइन ने चुपचाप सांस छोड़ी और थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। उसके लिए आमोन का सबसे भयानक पहलू यह था कि कोई नहीं जानता था कि वो किस रूप या पहचान का उपयोग करके दिखाई देगा। यह संभव हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च एक दिन मोनोकल पहने या बगीचे में कीड़े अपने चेहरों पर मोनोकल्स के साथ घूमें। इसलिए उस पहचान को समझने के बाद, जिसे आमोन दिखाई देने के लिए उपयोग कर सकता है, क्लाइन को आश्वस्त महसूस करने से रोका नहीं जा सका। जहां तक हेजल के सामने आमोन की परफॉर्मेंस के प्रॉब्लमेटिक होने का सवाल है, क्लाइन का मानना था कि यह असंभव था। आखिरकार आमोन एंजल्स का राजा था, जो मौलिक रूप से धोखे में अच्छा था। भले ही उसने कुछ ऐसा जिक्र किया जो रैट डेमिगॉड द्वारा कही गई बातों से अलग था, वो आसानी से इसे एक टेस्ट होने का बहाना बना सकता था, जो उसने अब उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसकी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होने के बारे में कहा। ऑफ कोर्स, पालिस ज़ोरोआस्ट के डिपिक्शन के आधार पर आमोन निश्चित रूप से एक रैट डेमिगॉड के रूप में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए। क्लाइन ने अपनी नजर वापस लेने और ग्रे फॉग छोड़ने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। अपने कमरे के अंदर वो एक रिक्लाइनिंग कुर्सी पर बैठ गया और नींबू के टुकड़े के साथ कुछ ब्लैक टी पी। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और विचार किया कि वो कोनास किलगोर के साथ अपने रिश्ते को कैसे गहरा कर सकता है। अज्ञात समय के बाद क्लाइन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया। डेमिगॉड लेवल पर वो इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर सकता था। लगभग उसी पल रेनेट टिनेकर हाथ में 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिरों के साथ वॉइड से बाहर चली आईं। उनमें से एक के मुंह में एक पत्र था। किसका पत्र है? क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। शैरॉन, रेनेट टिनेकर के दूसरे सिर ने उत्तर दिया। मिस शैरॉन, उसे एडवांसमेंट के लिए अपनी अंतिम तैयारी करनी चाहिए। वो अचानक मुझे क्यों लिखेगी? लिफाफा प्राप्त करते समय क्लाइन थोड़ा हैरान था। इसे खोलने के बाद उसे बहुत कम कंटेंट मिला। बस एक सिंपल लाइन थी। एमलिन व्हाइट रोज स्कूल ऑफ थॉट की तलाश कर रहा है। एमलिन रोज स्कूल ऑफ थॉट की तलाश कर रहा है। क्लाइन ने सरप्राइज में अपनी भौहें ऊपर की। एमलिन के बारे में उसकी राय एक ऐसे सैंग्विन की थी जो मुसीबत से डरता था। जब तक आवश्यक न हो, वो बाहर जाने की इच्छा भी नहीं रखता था। तो वो सक्रिय रूप से रोज स्कूल ऑफ थॉट की खोज कैसे कर सकता था?
ये निश्चित रूप से एमलिन की अपनी इच्छा नहीं है। हाँ, एमलिन ने जिक्र किया था कि सैंग्विन का कोई इंपॉर्टेंट फिगर उससे मिल रहा था। क्या ये एक नया मिशन है जो सैंग्विन ने उसे दिया? ये बहुत संभव है। हालांकि उसने टैरो क्लब में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ओह, ये पनिशमेंट ऑपरेशन पर फोकस था और उसके पास अन्य सुराग थे, इसलिए उसने अस्थायी रूप से इसे हमसे छिपाए रखा। क्लाइन ने आगे झुकते हुए सोचा। मिस मैसेंजर की 8 आंखों की निगरानी में उसने अपनी कॉफी टेबल से कागज का एक टुकड़ा और एक फाउंटेन पेन निकाला। वो एमलिन के सुरागों के बारे में उत्सुक नहीं था, क्योंकि ये एक ऑब्वियस मामला था। चूंकि मिस शैरॉन जानती थी कि एमलिन रोज स्कूल ऑफ थॉट की तलाश कर रहा था और उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड डिटेक्टिव शर्लक मोरियार्टी से इस मामले के बारे में पूछा था, इसका मतलब था कि इस सैंग्विन ने ब्रेवहार्ट्स बार के ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर इयान से मदद मांगी थी। इसका मतलब ये भी था कि एमलिन के पिछले कमीशंस में उसने शैरन या मैरिक को नोटिस किया होगा, अन्यथा उसके लिए एक साधारण व्यक्ति से रोज स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र करना असंभव था। मैं एपोथेक्री पाथवे के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि एमलिन ने रैथ या ज़ॉम्बी की खोज कैसे की। क्लाइन ने अपना दाहिना पैर क्रॉस किया जैसे ही उसने पत्र को अपनी जांघ पर रखा और लिखना शुरू किया। ये संभवतः एक मिशन है जो सेंग्विन के अपर एशेलॉन्स ने एमलिन को दिया था। वे रोज स्कूल ऑफ थॉट के उन मेंबर्स से नफरत करते हैं जो प्राइमोर्डियल मून में विश्वास करते हैं, और उन्होंने इस गुस्से को रोज स्कूल ऑफ थॉट के अन्य फैक्शंस पर डायरेक्ट किया है। यह लिखने पर क्लाइन रुका और जोड़ा, मुझे संदेह है कि मदर ट्री ऑफ डिजायर का इरादा मून डोमेन की अथॉरिटी पर अतिक्रमण करने का है, लेकिन मैं अनिश्चित हूं कि प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स रोज स्कूल ऑफ थॉट में क्यों शामिल होंगे। इस सीक्रेट एग्जिस्टेंस का मदर ट्री ऑफ डिजायर के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता लगता है। वे बाधाओं पर हैं, लेकिन उन्होंने सहयोग भी किया है। कहना मुश्किल है। अपना पेन नीचे रखकर और पत्र को मोड़ते हुए क्लाइन ने मिस मैसेंजर की ओर देखा जो इंतजार कर रही थीं। उसने एक हंसी के साथ पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं जवाब दूंगा? रेने टिनेकर के एक सिर ने संक्षेप में उत्तर दिया, इंकलिंग। उसके ठीक बाद 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर एक के बाद एक बोले, तुम लगते हो थोड़े जीवंत। हाल ही में तुम्हारा एक्सप्रेशन भी बन गया है बहुत, रईस। जैसे ही क्लाइन ने वो बॉक्स निकाला जो उसकी सुनहरी पॉकेट वॉच से जुड़ा था, उसने उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला और एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग स्माइल के साथ कहा, बार बार मोटा मास्क पहनना किसी के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मुझे ये डेमीगॉड बनने के बाद एहसास हुआ। इसलिए जब तक वो ऐसी स्थितियों में नहीं था जहां उसे अपनी भावनाओं को छिपाने या वेश बदलने की आवश्यकता थी, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी क्लाउन की शक्ति के उपयोग को सीमित कर दिया। रेनेट टिनेकर ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि सिरों ने गायब होने से पहले सोने के सिक्के और पत्र को काट लिया। मिस मैसेंजर को जाते हुए देखकर क्लाइन थोड़ा पीछे झुक गया और मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस शैरॉन और मैरिक बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स से निपटने के लिए सैंग्विन का उपयोग करेंगे। मिस शैरॉन शायद अपना समय और प्रयास अपने एडवांसमेंट पर केंद्रित कर रही हैं। वह खुद को शामिल नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं मैरिक के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। डॉट डॉट डॉट। एमलिन ने अपने चर्च ऑफ अर्थ मदर के प्रीस्ट रोब्स को बदला और फिर हार्वेस्ट चर्च से बाहर निकलने से पहले एक लाल कोट और एक सिल्क हैट पहनी। फिर वो सड़क के किनारे एक रेंटल कैरेज में गया। अपनी डेस्टिनेशन बताने के बाद उसने कैजुअली खिड़की से बाहर देखा। इस पल एमलिन ने कुछ महसूस किया जैसे ही उसने अचानक अपना शरीर हिलाया, परछाई वाली आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए जैसे ही वो साइड में गया। फिर उसने एक फिगर को कहीं से भी प्रकट होते देखा। ये एक युवक था जिसका कोट बटन नहीं लगा था, जो अंदर की सफेद शर्ट और काली बनियान को रिवील कर रहा था। उसके भूरे बाल थोड़े नम और गंदे थे, जैसे उसने कुछ समय से कंघी नहीं की हो। उसकी भूरी आंखें टेम्परेंस से भरी थीं, जैसे कि वो अपने दिल के अंदर कुछ अर्जेस को रोक रहा हो। इस पीला लाश जैसे चेहरे को देखकर एमलिन ने अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कान के साथ कहा, नर्वसनेस का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए तुम आखिरकार आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं रोज स्कूल ऑफ थॉट का मेंबर हूं जो तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ है? युवक का फिगर कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया। एमलिन ने मजाक उड़ाया और कहा, क्या मुझे रोज स्कूल ऑफ थॉट के इतिहास के बारे में पता नहीं होगा, या टेम्परेंस फैक्शन के विश्वासघात और उनके भागने के बारे में मामले? खैर, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? मैरिक, युवक ने जवाब दिया। क्या ये वो जानकारी है जो आपको सैंग्विन के अपर एशलॉन से मिली है? एमलिन हैरान रह गया जैसे उसने टीस किया, तुम मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो। उसने दूसरी पार्टी के अनुमान की पुष्टि करने के लिए ऐसी टिप्पणी का उपयोग किया। मैरिक ने धीरे से सांस ली और थोड़ा आगे झुका। तुमने इयान की तरफ से हमारे अस्तित्व को कैसे नोटिस किया? एमलिन आराम से कैरिज में पीछे झुक गया और मुस्कान के साथ कहा,
इंसानों में इंसानों की महक होती है, रैट्स में रैट्स की महक होती है। मैरिक पूछने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तुम सैंग्विन बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स के साथ डील करना चाहते हो? इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एमलिन ने जोर देते हुए जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो हम आपको रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स को बाहर निकालने में मदद करने के लिए खुद को चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मैरिक ने अपनी आंखें रगड़ी और सीधे कहा, मुझे पता है कि आप निर्णय लेने में असमर्थ हैं। आप पहले सैंग्विन से अनुमति लेने के लिए वापस लौट सकते हैं। उनका आश्वासन प्राप्त करने के बाद आप जानते हैं कि हमें कहाँ खोजना है। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ में एक डोशियर दिया। ये इयान से है। ये अर्नेस्ट बॉयर को ट्रैक करने से शुरुआती फीडबैक है। कई बाउंटी हंटर्स ने इसे एक साथ पूरा किया है। एमलिन ने डोशियर प्राप्त किया और गंभीरता के एक दुर्लभ रूप में सिर हिलाया। ठीक है। जब उसके सामने वाला रैत चला गया, एमलिन व्हाइट ने अपनी नजर वापस ली, डोशियर पर धागा खोला और अंदर के दस्तावेज निकाले। जैसे ही उसने उन्हें पढ़ा, एमलिन को अर्नेस्ट बॉयर के रूटीन का एक रफ आइडिया हो गया। इस सैंग्विन विस्काउंट का रूटीन काफी रैंडम था। घर पर रहना, एग्जीबिशन में जाना, शहर के बाहरी इलाके में मैनर्स में वाइन टेस्टिंग में भाग लेना, फीमेल कंपेनियंस के साथ डिपार्टमेंट स्टोर्स में शॉपिंग करना या फीमेल मॉडल्स को स्केच करना। वो टिपिकल अमीर आदमी की तरह था। हालांकि अर्नेस्ट हाल ही में हर दूसरे दिन सेंट जॉर्ज बोरो जा रहा था ताकि उस फर्नीचर फैक्ट्री के रिनोवेशन को मॉनिटर कर सके जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था। ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि ये जल्दी काम शुरू कर सके। इस तरह सैंग्विन विस्काउंट की लाइफस्टाइल रेपिटेटिव हो गई। जिन जगहों पर वो गया, जो रास्ते उसने लिए और जहां उसने लंच किया, वे हर दूसरे दिन दोहराए गए। एमलिन ने अपनी कनपटियों को दबाया, गंभीरता से 3 वेन्यूज को फिल्टर किया जो ऑपरेशन के लिए सूटेबल थे। पहला अर्नेस्ट बॉयर के स्वामित्व वाली फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर या प्रवेश द्वार पर था। दूसरा सेंट हीरलैंड स्क्वायर था, जहां वो भोजन के लिए और पक्षियों को खिलाने के लिए घर जाने के रास्ते में रुका था। तीसरी जगह बैकलैंड ब्रिज थी। जब तक अर्नेस्ट एक बड़ा चक्कर लगाने को तैयार नहीं था, उसे अपने घर और सेंट जॉर्ज बोरो के बीच यात्रा करते समय इस क्षेत्र से गुजरना ही था। ये 3 स्पॉट बहुत सारे लोगों के होने की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिससे ये केओटिक हो जाता है। हालांकि बैकलैंड ब्रिज में बहुत कम प्रवेश और निकास हैं। 2 सिरों के लॉक होने के साथ कोई केवल नदी में कूद कर ही निकल सकता है, एक ऐसा कृत्य जो केवल बेवकूफों द्वारा चुना जाता है। सेंट हीरलैंड स्क्वायर सेंट हीरलैंड कैथेड्रल के अंतर्गत आता है, बैकलैंड में चर्च ऑफ स्टीम का कोर और यहां तक कि लोएन की संपूर्णता। यह दूसरी होली सी के समान है। यह मिस्टर हैंग्डमैन के सुझाव को पूरा करता है। यह प्रभावी रूप से संघर्षों को बढ़ने से रोक सकता है और यह किसी भी बात की डिविनेशन और इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप कर सकता है। एमलिन को धीरे धीरे एक इंक्लिनेशन हुआ, और एक बार जब किसी जीवित प्राणी का इंक्लिनेशन हो जाता है तो वे अनजाने में अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए और कारणों की तलाश करेंगे, और एमलिन बिना किसी संदेह के कोई अपवाद नहीं था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे यकीन हो गया कि सेंट हीरलैंड स्क्वायर लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहले अर्नेस्ट इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो सिविलस कुजीन वाले रेस्तरां में लंच करेगा, क्योंकि वो सिविलस काउंटी में पैदा हुआ था। दूसरे, आसपास कई ट्रैक्ट कैरेज स्टॉप थे, जिससे ये क्षेत्र पैदल चलने वालों से भरा हुआ था। उनमें से अधिकांश लोअर या मिडिल क्लास के लोग थे। दुर्घटनाएं अक्सर होती थीं। तीसरा, इसे मूल मानकर कोई ब्रिज के दक्षिण के क्षेत्र में प्रवेश करेगा यदि कोई बैकलैंड ब्रिज की ओर नहीं जाता। ये तब हार्वेस्ट चर्च के करीब होगा। अंत में दोपहर में सेंट हीरलैंड कैथेड्रल भाप उगलेगा, अपने लीवर घुमाएगा और एक घड़ी बजाएगा। यह अपरिहार्य था कि सबका ध्यान आकर्षित होगा। ये कंफर्म है। एमलिन ने जल्दी से अपना मन बना लिया। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए और अपनी बो टाई को एडजस्ट करते हुए उसकी लाल आंखें एंटिसिपेशन से भर गईं। इस पल वो अचानक फ्रॉन हुआ, ये महसूस करते हुए कि कुछ सही नहीं था। सेंट हीरलैंड स्क्वायर जॉब के लिए बिल्कुल सही था। ये इतना सूटेबल था कि लगभग सभी शर्तें पूरी हो गई थीं। क्या अर्नेस्ट मेरे बदले के खिलाफ सावधान रहेगा? वह खुद को इतने लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने की अनुमति क्यों देगा? भले ही वो इतना बेवकूफ है कि उसे इसका एहसास नहीं है, क्या अर्ल्स उसे चेतावनी नहीं देंगे? एमलिन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर मुड़ गए, क्योंकि वो कारण समझ गया। सेंट हीरलैंड स्क्वायर वो वेन्यू था जिसे सैंग्विन अपर एशेलॉन्स ने उसके लिए डेजिग्नेट किया था। हे, एमलिन हंसा, अपना मुंह मुड़ा हुआ रखते हुए। उसने मिस्टर फूल से अनुरोध करने का फैसला किया कि वे कुछ सदस्यों के लिए गैदरिंग रखें और मिस्टर हैंग्डमैन को भी योजना पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। ये उस फ्रेमवर्क से अलग था जिस पर उन्होंने पहले निर्णय लिया था। उन्हें हर डिटेल पर विचार करने और हर समस्या पर विचार करने की आवश्यकता थी।
12 बजने में 15 मिनट पर सेंट जॉर्ज बोरो सेंट हीरलैंड स्क्वायर। स्क्वायर के उत्तर पश्चिम में एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में खिड़की के सामने एक फिगर खड़ा था जिसके हाथ में स्कारलेट ब्लड जैसे लिक्विड से भरा एक कप था। वो आराम से पास के फव्वारे और आने जाने वाली भीड़ को देख रहा था। वो एक लंबा व्यक्ति था जो बैंक्वेट्स के लिए बना फॉर्मल सूट पहने हुए था। उसके हल्के रंग के बाल जो लगभग चांदी के थे और उसकी चमकदार लाल आंखें मिलकर उसे एक कॉक्वेटिश हैंडसमनेस का सेंस देती थीं। उसके होठों पर एक निरंतर फीकी मुस्कान थी। माय लॉर्ड, क्या ये वास्तव में ठीक होगा? एमलिन पहले से अलग लगता है। ये प्राइमोडियल मून बिलीवर्स के उसके हालिया शिकार से देखा जा सकता है। एक डार्क सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खिड़की तक चला गया और चिंता के कुछ संकेत के साथ कहा। जिस व्यक्ति को विनम्रता से संबोधित किया गया था उसने स्क्वायर पर अपनी नजर डाली जहां एमलिन वाइट खड़ा था। वो सड़क पर एक वायलिन वादक को सुन रहा था। जैसे वो हंसा। हमारी तैयारियां एक डेमीगॉड के खिलाफ भी काफी हैं। उस बच्चे की तो बात ही छोड़िए जो अभी विस्काउंट भी नहीं बना है। इसके अलावा हम वास्तव में कुछ गंभीर करने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य पहचानना और कंफर्मेशन करना है। ये कुछ लोगों को भागने से रोकने की तुलना में बहुत आसान है। बोलते समय हल्के बालों और चमकदार लाल आंखों वाले व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी बाईं अनामिका पर अंगूठी घुमाते हुए। अंगूठी चांदी की बनी थी और उसमें एक घोस्टली ब्लू रंग का अजीब रत्न जड़ा हुआ था। सेंट हीरलैंड स्क्वायर की ओर जाने वाली एक गाड़ी पर अर्नेस्ट बॉयर का दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ के ऊपर था। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी अनामिका पर अंगूठी घुमाई जिसमें एक घोस्टली ब्लू रत्न जड़ा हुआ था। उसने कैजुअली खिड़की से बाहर देखा और दूर से एक ट्रैकलेस कैरेज को धीरे धीरे आते देखा। 160 सेंटीमीटर से थोड़े लंबे पेपर बॉय ने अपनी छाती पर एक स्लिंग बैग रखा था क्योंकि वो सड़क के किनारे अपने पेपर बेच रहा था। काफी संख्या में साइकिलों ने उन गाड़ियों की जगह ले ली थी जो अक्सर पिछले साल देखी जाती थीं। वे सेंट जॉर्ज बोरो में भीड़ के माध्यम से डांट कर रही थीं। यहाँ हल्के नीले या ग्रेश ब्लू यूनिफॉर्म और टोपी पहने हुए वर्कर की संख्या फॉर्मल सूट और टॉप हैट वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक थी। अर्नेस्ट ने हंसते हुए अपनी नजर वापस ले ली। उसे कोई डर नहीं था कि आगे क्या होगा। वो इसका इंतजार भी कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसने पर्याप्त तैयारी कर ली है। उसने अपने बाएं हाथ पर ओथ ऑफ रोज पहना था। इसने उसे अर्ल मिस्ट्रल के साथ दूरी से जो देखा, सुना और सूंघा, उसे साझा करने की अनुमति दी। इसने यह सुनिश्चित किया कि कुछ भी गलत ना हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। उसकी इनर पॉकेट में जहां उसकी चांदी की पॉकेट वॉच थी वहां एक मून पेपर फिगरीन थी। ये एक सिंगल लीथल ब्लो या एक हमले को झेल सकते थे जो उसकी सोल बॉडी को टारगेट करता था। इसने ये सुनिश्चित किया कि उसे थोड़े समय के भीतर कोई गंभीर चोट या मृत्यु न हो। उसने अल्कोहल नेमेसिस, एक डायमंड ब्रोच भी पहना था। ये उसे अपने विचारों में लुसिडिटी के साथ ऊर्जा से भरपूर रखता था। इसने उन स्पेल्स के खिलाफ उसका रेसिस्टेंस बढ़ाया जो बॉडी ऑफ हार्ट और माइंड पर कार्य करते थे। उसकी कमर पर मूनलाइट सैश नामक एक बेल्ट थी। ये सन और लाइटनिंग डैमेज को प्रभावी ढंग से कम कर सकती थी। ये मिस्टिकल आइटम्स अर्नेस्ट की संपत्ति का संचय थे या अर्ल मिस्ट्रल द्वारा प्रदान किए गए थे। इसने ये सुनिश्चित किया कि अर्नेस्ट एक टारगेट था जिसे शायद ही जल्दी खत्म या नियंत्रित किया जा सकता था। नाइटमेयर टाइप इन्फ्लुएंसेस के खिलाफ सैंग्विन विस्काउंट के नेचुरल रेसिस्टेंस के साथ अर्नेस्ट लगभग बिना किसी कमजोरी के था। यहाँ तक कि एक डेमिगॉड के खिलाफ भी वो तब तक लड़ सकता था जब तक कि बाद वाला अपना मिथिकल क्रिएचर फॉर्म प्रकट नहीं करता। एकमात्र समस्या ये है कि इन सभी मिस्टिकल आइटम्स के नेगेटिव इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं। अर्नेस्ट के चेहरे की मांसपेशियां फड़फड़ा गईं, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संयमित कर लिया। ओथ ऑफ रोज उसके विचारों को समय समय पर अर्ल मिस्ट्रल के दिमाग में प्रकट करेगा, और अगर उसने इसे एक हफ्ते तक नहीं हटाया तो पेयर जिनके पास मैचिंग रिंग्स थीं, वे लिंग या जाति की परवाह किए बिना प्यार में पड़ सकते थे। मून पेपर फिगरीन एक एक्सपेंडेबल आइटम थी। शरीर को थोड़ा ठंडा करने के अलावा इसके लगभग शून्य साइड इफेक्ट्स थे। अल्कोहल नेमेसिस ब्रोच की समस्या ये थी कि ये किसी के लीवर और मस्तिष्क को निरंतर नुकसान पहुंचाएगा। यदि इसे अत्यधिक लंबे समय तक पहना जाता था तो इसके परिणाम स्वरूप कोई अपने विचारों और लॉजिकल रीजनिंग को खो सकता था। इसलिए किसी को लैस करने के हर आधे घंटे के बाद इसे 15 मिनट के लिए उतारना पड़ता था। एक बार मूनलाइट सैश पहनने के बाद इसने सभी इंद्रियों को बहुत तेज कर दिया, जिससे किसी के लिए उन चीजों को देखना और सुनना आसान हो गया जिन्हें किसी को देखना या सुनना नहीं चाहिए। साथ ही पहनने वाले को बीच बीच में खुजली महसूस होगी। आशा करते हैं कि वे डर के मारे नहीं छिपेंगे और ये लंबा नहीं खिंचेगा। अर्नेस्ट बॉयर ने एक बार फिर अपनी स्थिति की जांच की, पास के सेंट हीरलैंड स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर अपनी एंटिसिपेशन की नजर डाली।
सेंट हीरलैंड स्क्वायर के दूसरे छोर पर एमलिन वाइट, जो सड़कों पर बस्कर्स के नजारे ले रहा था, ने अचानक ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। उसके बाद उसने अपनी टॉप हैट को नीचे दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए वो तेजी से स्क्वायर के बीच में चला गया, फव्वारे के पास पहुंच गया। इस प्रक्रिया में एमलिन का फिगर चलता रहा जैसे ही वो भीड़ में मिल गया। हालांकि ये अर्ल मिस्ट्रल की ट्रैकिंग से बचने में विफल रहा। चांदी के बालों वाले इस सैंग्विन अर्ल ने अपनी बाईं अनामिका पर घोस्टली ब्लू रत्न की अंगूठी घुमाई और ठंडेपन से कहा, नोट करो। सेंट हीरलैंड स्क्वायर के प्रवेश द्वार पर अर्नेस्ट बॉयर तेजी से पंप हुआ। वो जानता था कि ऑपरेशन आखिरकार होने वाला था। एमलिन ने आखिरकार सेंट हीरलैंड स्क्वायर को ही चुना। अर्नेस्ट ने एक बार फिर खिड़की से बाहर अपनी नजर डाली। सड़क पर पैदल चलने वालों, ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज जो उसके पास से गुजरने वाली थी, साधारण पेपर बॉय जो अपने पेपर बेच रहा था, और आसपास के घरों और दुकानों की एलिगेंट खिड़कियों को सावधानी से देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि एमलिन के पोटेंशियल पार्टनर्स वहां छिपे थे, क्योंकि सेंट हीरलैंड स्क्वायर में और भी बेहतर स्पॉट थे जो एक्शन लेने के लिए अनुकूल थे। हालांकि उसने अभी भी वॉरिनेस का आवश्यक स्तर बनाए रखा। अचानक उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर लपका, क्योंकि वो अपनी सीट से लगभग बाहर निकल गया था। जिस गाड़ी पर वो था, वो बिना किसी चेतावनी के रुक गई थी। उसके ठीक बाद गाड़ी खींचने वाले घोड़े एक दुस्वप्न में लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने के खुरों को उठाया, बेतहाशा संघर्ष करते हुए गाड़ी को जमीन पर पलट दिया। इस प्रक्रिया के दौरान अर्नेस्ट बॉयर के पास वास्तव में कैरेज ड्राइवर को बरसक घोड़े को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए पर्याप्त जगह, समय और ताकत थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने खिड़की के बाहर से एक ट्रांसपेरेंट वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर को कूदते हुए देखा। इसने उसके शरीर के भीतर एक गुलाब फेंका था। एक गुलाब। अर्नेस्ट बॉयर की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही गाड़ी पलट गई। वो जल्दी से एक तरफ और गाड़ी से बाहर कूद गया, क्योंकि उसने वॉइड से एक इल्यूजरी और इनकॉर्पोरियल काली चेन का विस्तार किया। ये वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर के चारों ओर लिपट गई। एक सॉफ्ट पूफ के साथ वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर बिना किसी संघर्ष के बिखर गया, और जब अर्नेस्ट बॉयर ने अपना पैर जमाया तो वो वहां गतिहीन खड़ा रहा। उसकी आंखें अशांत थीं। उसे पहले ही गहरी नींद में खींच लिया गया था। एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज में जो उसके पास से गुजरी, एक काले बालों वाले, हरी आंखों वाले युवक ने एक पतला ट्रेंच कोट पहना था। उसकी पीठ सड़क के बीच की ओर थी, क्योंकि वो एक ग्रीन ब्रोंज हार्डकवर वाली नोटबुक पढ़ने पर केंद्रित था। उसके चारों ओर अन्य यात्री या तो पेपर पढ़ रहे थे या बातचीत कर रहे थे। कुछ केवल ये देखने के लिए बाहर देख रहे थे कि बरसर घोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। एक वूश के साथ काले बालों वाले, हरी आंखों वाले आदमी ने नोटबुक का पन्ना पलट दिया। ट्रैकलेस कैरेज आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे खुद को दूर कर लिया। सेंट हीरलैंड स्क्वायर, उत्तर पश्चिमी कोने में एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर। जब अर्नेस्ट बॉयर के सामने गुलाब के साथ वुल्फ स्पेक्टर दिखाई दिया, तो चांदी के बालों वाले, स्कारलेट आंखों वाले मिस्ट्रल ने अर्नेस्ट बॉयर से अपनी नजर हटा ली। उसके पीछे से अंधेरा छा गया, क्योंकि अनगिनत छोटे चमगादड़ भीतर उड़ने लगे। ब्रेहे। जैसे ही इस सेंगुइन अर्ल ने चुपचाप ही एक शब्द बुदबुदाया, उसने पलटी हुई गाड़ी को देखा, घोड़े की हिनहिनाहट सुनी और सभी प्रकार की गंधों को सूंघा। हालांकि वो तुरंत डिस्टर्बेंस और दुर्घटना के मूल को खोजने में सक्षम नहीं था। इस पल उसका विजन काला हो गया, क्योंकि उसकी आंखें प्रकाश लेने की क्षमता खोती हुई प्रतीत हुई। उसके कानों में शोर भी रुक गया। अर्ल मिस्ट्रल मन ही मन हंसा, क्योंकि वो तुरंत अपने पीछे चमगादड़ों के साथ जुड़ गया। अर्नेस्ट बॉयर के पास फिर से रीमेटेरियलाइज हो गया। अचानक उसके काले विजन में प्रकाश का एक बिंदु दिखाई दिया। प्रकाश का ये बिंदु तेजी से फैला, क्योंकि ये और भी चमकीला होता गया। पिच ब्लैक पंखों के 12 जोड़ों वाला एक सुनहरा फिगर उसमें से बाहर निकला। पंखों के जोड़े फैल गए, मिस्ट्रल के विजन को ढक लिया, जिससे प्रकाश और अंधेरा मिल गया। इसने रहस्यमय और जटिल सिंबल्स बनाए, जिन्होंने सुनहरे फिगर के भीतर खुद को अलग नहीं किया। ये पवित्र और करप्टेड दोनों था, प्रकाश और अंधेरा दोनों। एंजल। मिस्टर की पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, अपने पिछले विचारों को समाप्त कर दिया। डॉट डॉट डॉट। कंफ्यूजन में अर्नेस्ट बॉयर तेजी से जागा जब उसने लिम्पिड आंखों की एक जोड़ी देखी, जो क्रिस्टलीय रत्नों या झील जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि अखबारों की एक कॉपी उसके हाथ में थमा दी गई है। उन पन्ना हरी आंखों में लहरें थीं। निकलने वाली लहरों के भीतर गहराई में एक वॉटेक्स के भंवर थे, जो उन पर नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को चूसते हुए प्रतीत होते थे। अर्नेस्ट बॉयर तुरंत इसमें तल्लीन हो गया, क्योंकि वो अपनी आंखें हटा नहीं सका। फिर उसने अपने कानों में एक कोमल और इथरियल महिला की आवाज सुनी। ये अखबार लो और एमलिन वाइट का पीछा करो। ये अखबार लो और एमलिन वाइट का पीछा करो। ये आवाज स्तरों में थी, क्योंकि ये अर्नेस्ट बॉयर के कानों में गूंज रही थी।
ये उसके मस्तिष्क में घुस गई, उसके दिल में गहराई तक डूब गई। अर्नेस्ट बॉयर ने एक धुंध में सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि और भी कुछ था, लेकिन वो इसे स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका। अपने कंधों पर तिरछे स्लिंग बैग वाला पेपर बॉय तेजी से मुड़ा और फुर्ती से साइकिलों के माध्यम से गुजरा आने जाने वाली भीड़ में मिल गया। इस लड़के का चेहरा सुंदर था, क्योंकि उसके गंदे बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी भौहें छिपा रहे थे। जैसे ही वो चला, उसने एक काला फिशनेट दस्ताने उतार दिया, जो उसने किसी समय पहना था, इसे अखबारों से भरे अपने स्लिंग बैग में भर दिया। जैसे ही हवा चली, उसके कपड़े सिकुड़ गए, क्योंकि उसकी उजागर बांह पर एक धब्बा बाहर निकल आया। कुछ सेकंड बाद अर्नेस्ट बॉयर अचानक वहां से पीछे कूद गया जहां वो खड़ा था, ऐसा करते हुए जैसे कि वो किसी चीज को चकमा देने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा नहीं, मैं एक नाइटमेयर की एबिलिटी से प्रभावित था। जैसे ही उसने अपना पैर जमाया, उसकी पुतलियां फैल गईं, क्योंकि उसने हाई अलर्ट की स्थिति में अपने आसपास देखा, किसी भी आसन्न हमले के लिए तैयार। हालांकि अर्नेस्ट बॉयर इस बात को लेकर उलझन में था कि उसे कितनी आसानी से एक सपने में खींच लिया गया था। वो जानता था कि ये विवरणों पर विचार करने का समय नहीं था। जो आगे हुआ वो महत्वपूर्ण था। वो विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रिंग। कुछ साइकिलें उसके पास से गुजरी, क्योंकि उन्होंने सड़क के बीच में सज्जन को रास्ता देने के लिए अपनी घंटियों का इस्तेमाल किया। अर्नेस्ट बॉयर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने उन्हें घूरा। उसके कपड़ों के नीचे की मांसपेशियां अपनी ताकत देने के लिए तैयार थीं। ये कुछ साइकिलें उसके चारों ओर घूमती रहीं, क्योंकि पैदल यात्री आते जाते रहे। कुछ अपने कदमों को धीमा कर रहे थे और अपनी उंगलियों से इशारा कर रहे थे। गोंग, गोंग, गोंग। 12 गोंग सुने गए, क्योंकि सेंट हीरलैंड कैथेड्रल की चिमनियों से सफेद भाप निकली। स्तुति के पवित्र भजन गूंजने लगे, क्योंकि गियर्स और लीवर काम करने लगे। स्क्वायर पर हर कोई अपने कदमों में रुक गया। उस पवित्र क्षण में उन्होंने या तो प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर लीं या चुपचाप सुन रहे थे, भले ही वे स्टीम और मशीनरी के गॉड के आस्तिक थे या नहीं। केवल कबूतर जिन्हें खिलाया जा रहा था, वे ऊपर उड़ गए और आकाश में चले गए। डॉट डॉट डॉट। गोंग, गोंग, गोंग। जैसे ही गोंग बजने लगे, कोई नहीं हिला। यहां तक कि अर्ल मिस्ट्रल, जो रेस्तरां में एक प्राइवेट रूम के अंदर था, एक भारी एक्सप्रेशन के साथ गतिहीन खड़ा था। उसका विजन पहले ही ठीक हो चुका था, लेकिन उसने जो देखा वो केवल ग्रेश ब्लू या हल्के नीले कपड़े पहने हुए वर्कर और उसी मेक की साइकिलें थीं। उसके अलावा उसने कुछ नहीं खोजा। इसके अलावा अर्नेस्ट बॉयर बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। बेशक उसने अनुमान लगाया था कि सैंगुइन विस्काउंट के हाथ में अखबार से पेपर बॉय प्रॉब्लमेटिक था। हालांकि उसने पीछा करने का प्रयास नहीं किया। स्पष्ट रूप से वो शक्ति जिसने एक एंजल के स्तर को उधार लिया था, वो एक लो या मिड सीक्वेंस बियॉन्डर की नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि एमलिन वाइट के फैक्शन के पास आसपास कम से कम एक डेमिगॉड छिपा था। मिस्ट्रल का मानना था कि एक बार जब उसने कार्रवाई की, तो उसे रोका जाना या प्रतिशोध का सामना करना तय था, आसानी से पता चलने की स्थिति में, जबकि ये नहीं पता था कि उसके विरोधी कहाँ छिपे थे। मिस्ट्रल का मानना था कि ये मुसीबत का सबब था। ऐसे मामलों में पीछा करना केवल मामले को बढ़ा देता है। इसके अलावा सैंगुइन के लिए यह केवल एक टेस्ट था। यदि एमलिन का समर्थन करने वाले फैक्शन ने एक डेमिगॉड को मोबिलाइज किया था, तो वे अर्नेस्ट बॉयर के सुरक्षात्मक उपायों के कारण उस पावर हाउस को हिरासत में ले सकते थे, और ओथ ऑफ रोज के माध्यम से मिस्ट्रल हमलावर की पहचान की पुष्टि कर सकता था। उन्होंने कभी भी मामले को एक तीव्र संघर्ष में बदलने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी योजनाओं में इसमें केवल अर्ल मिस्ट्रल का दूसरी पार्टी को रोकना शामिल था, ताकि अर्नेस्ट बॉयर को किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। वर्तमान स्थिति में उन्होंने पहल खो दी थी। जबरदस्ती पीछा करने का परिणाम बहुत संभवतः एक डेमिगॉड्स की लड़ाई हो सकती थी, और बैकलैंड में सेंट हीरलैंड कैथेड्रल के आसपास यह आत्महत्या के बराबर था। इसके अलावा मिस्ट्रल के लिए, चूंकि दूसरे डेमिगॉड ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की थी और केवल सहायक मदद प्रदान की थी, व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना और पीछा करना शिष्टाचार की हानि होगी और एक सैंगुइन अर्ल के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का अपमान होगा। हम्फ, मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। तारांकन मिस्ट्रल के चेहरे की मांसपेशियां फड़फड़ा गईं, क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ पर घोस्टली ब्लू अंगूठी को एक बार फिर घुमाया। डॉट डॉट डॉट। 12 गोंग के बाद एमलिन फिर से चलने लगा। वो फव्वारे के पास से चक्कर लगाकर उतरते कबूतरों के बीच सेंट हीरलैंड स्क्वायर के दूसरे छोर पर पहुंचा। उसने तब अर्नेस्ट बॉयर को देखा, जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, आधा कदम भी हिलने से डर रहा था। उसने पलटी हुई गाड़ी, घोड़े को जो अपनी पूंछ हिला रहा था, और कैरेज ड्राइवर को देखा जो दर्द का लुक पहने हुए था। एमलिन चला गया, एक वॉलेट निकाला और 100 पाउंड निकाले। उसने इसे कैरेज ड्राइवर को दिया और कहा, ये आपका मुआवजा है। आ?
कैरेज ड्राइवर ने एक खाली लेकिन सुखद आश्चर्यचकित लुक पहना। रेंटल कैरेज उसकी नहीं थी, वो केवल एक साधारण कर्मचारी था। घोड़ा के चौंकने के कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद उसने एक संक्षिप्त क्षण के लिए चुभन महसूस की। उसके बाद ये चिंता और निराशा थी जिसने उसके दिमाग पर राज किया। तथाकथित कॉन्ट्रैक्ट और अन्य समान दुर्घटनाओं के आधार पर जो उसने वर्षों में देखी थी, वो इस सब के लिए जिम्मेदार था। इसका मतलब था उससे मुआवजा, और उसकी आय और पारिवारिक स्थिति के साथ इसका मतलब था दिवालियापन। उस छोटे से पल के दौरान कैरेज ड्राइवर के दिमाग में सभी प्रकार के विचार सतह पर आ गए थे। वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। एक था जमे हुए सज्जन को डराना और उससे मुआवजा दिलवाना। ये उसके परिवार को बिखरने से रोकता, उसके बच्चों को कम उम्र में कारखानों में गुलामी करने से रोकता। दूसरा विकल्प तुरंत घोड़े को एक गैंगस्टर के पास ले जाना और उसे बेचना था। फिर वो घर लौटता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैकलैंड छोड़ देता। आखिरी विकल्प उसके परिवार के लिए उस जगह से जाने की व्यवस्था करना था जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। वो तब गाड़ी के मालिक से विनती करता, उम्मीद करता कि वो इसे किस्तों में चुका सके। यदि वो व्यक्ति सहमत नहीं होता तो वो उसे एक पैसा चुकाने के बजाय जेल में डाल दिया जाना पसंद करता। अब अचानक 100 पाउंड मिलने से उसका दिमाग चकरा गया। उसके पास शब्द नहीं थे। 100 पाउंड एक ब्रांड न्यू रेंटल कैरेज और उससे भी अधिक खरीदने के लिए पर्याप्त था। एमलिन ने कैरेज ड्राइवर को इग्नोर किया और अर्नेस्ट को देखा। सब कुछ ठीक है अब। क्या तुम सबसे बड़ी समस्या नहीं हो? तुम्हारे यहाँ होने से ये ठीक कैसे हो सकता है? तारांकन अर्नेस्ट ने मन ही मन मजाक उड़ाया जब उसने अपने बाएं हाथ पर घोस्टली ब्लू रत्न वाली अंगूठी घुमाई। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि उसे एमलिन वाइट पर विश्वास करना चाहिए और यहाँ तक कि उसके पास जाना चाहिए। एमलिन ने एक नजर डाली, अचानक मुड़ा और तेजी से एक गली में चला गया। अर्नेस्ट ने सबकॉन्शियसली अपना कदम बढ़ाया और पीछे पीछे चला। वो हाथ में अखबार पकड़े रहा। 2 सेंगुइन बेहद तेज गति से चले, एक दौड़ रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ भी असाधारण प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। जब अर्ल मिस्ट्रल ने महसूस किया कि 2 सेंगुइन उसकी स्पिरिचुअलिटी की पहुंच से परे थे, तो उसने इत्मीनान से पीछे चलने के लिए ओथ ऑफ रोज के पेयर्ड रिंग्स के बीच कनेक्शन का उपयोग किया। एमलिन कभी कभी चक्कर लगाता, शॉर्टकट लेता और कभी कभी उन जगहों पर लौटता जहां वो पहले गया था। इससे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि उसकी डेस्टिनेशन क्या थी। जहां तक अर्नेस्ट का सवाल है, वो एक सांड की तरह था जिसने लाल कपड़ा देखा हो। उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बारीकी से पीछे चला। अनजाने में 2 सेंगुइन रोज स्ट्रीट पर पहुंचे जो ब्रिज के दक्षिण में थी। इस पल एमलिन ने अचानक गति बढ़ा दी। उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरे उसे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए देखें, क्योंकि वो सीधे हार्वेस्ट चर्च में घुस गया। अर्नेस्ट ने भी ऐसा ही किया। अच्छा नहीं, दूर से अर्ल मिस्ट्रल बस उन पर नीचे उतरने ही वाला था ताकि बाद के घटनाक्रम को रोक सके, जब अर्नेस्ट का फिगर हार्वेस्ट चर्च के प्रवेश द्वार के अंदर गायब हो गया। कच्चा मिस्ट्रल के पैर पर एक टाइल तुरंत बिखर गई। कैथेड्रल में प्रवेश करने के बाद अर्नेस्ट को एक एहसास हुआ। उसने फिर पेव्स की सभी पंक्तियों के सामने एक भूरे रंग की प्रीस्ट रोब पहने एक फिगर को खड़े देखा। वो एक पहाड़ की तरह दिखाई दिया। उसी समय पूरा कैथेड्रल भारी हो गया, जैसे कि वो एक जेल हो। ऐसा लगा जैसे ये जमीन के साथ ही जुड़ गया हो। अर्नेस्ट का दिमाग तुरंत गूंज उठा क्योंकि उसके दिमाग में एक और आवाज गूंजी। पहले सम्मोहन से जागने के बाद अपने ऊपर मौजूद सभी वस्तुओं को एमलिन वाइट पर फेंक दो। शफलिंग आवाजों के बीच अर्नेस्ट ने अपना सैश उतार दिया, ब्रोच बाहर फेंक दिया और विभिन्न वस्तुओं को एमलिन वाइट की ओर पटक दिया। इसमें उसकी चांदी की पॉकेट वॉच और कैश से भरा वॉलेट शामिल था। पा उसके हाथ में अखबार जमीन पर गिर गया। एक पेपर कार्ड बाहर फेंक दिया जो उसके भीतर भरा हुआ था। पेपर कार्ड पर जस्टिस की देवी एक कुर्सी पर बैठी थी और एक तलवार और तराजू पकड़े हुए थी। ये टैरो कार्ड था जस्टिस। अपने कपड़ों के अलावा सब कुछ फेंकने के बाद अर्नेस्ट बॉयर एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसे होश आया। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने क्या किया? इस सैंगुइन विस्काउंट को आखिरकार वे मामले याद आ गए जिन्हें वो जानबूझकर भूल गया था। पन्ना हरे, लिम्पिड आंखों की वो जोड़ी। एक मनोवैज्ञानिक संकेत नहीं, सम्मोहन। अर्नेस्ट बॉयर ने गुस्से और अनियंत्रित डरावने भाव के साथ चारों ओर देखा, सहज रूप से उस स्थिति को भांपते हुए जिसमें वो था। उसकी नजर फिर पहाड़ जैसे फिगर पर पड़ी। उसने फादर उत्तरावस्की को उसकी पतली और विरल भौं के साथ देखा। तुरंत अर्नेस्ट बॉयर के दिमाग में सभी प्रकार के विचार दौड़े और एक दूसरे से टकराए। वह जल्दी से एक तीव्र विचार के साथ आया। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और उसने तुरंत कहा, मैं यहाँ 1 महीने का स्वयंसेवक कार्य करने आऊंगा। एमलिन की मुसीबत लंबे समय से बैकलैंड में सेंगुइन के बीच फैली हुई थी।
अर्नेस्ट बॉयर फादर उतरावस्की से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि भले ही वो लड़ाई करे, उसके लिए स्वयंसेवक कार्य करने के भाग्य से बचना मुश्किल था। वो आत्मसमर्पण कर सकता था और उन शर्तों को चुन सकता था जो उसके लिए अधिक फायदेमंद थीं। कम से कम मुझे अपने दिमाग में कोई संकेत नहीं होना चाहिए और अंत में पृथ्वी माता में अपने विश्वास को परिवर्तित करना चाहिए। यह विचार अर्नेस्ट के दिमाग में कौंध गया। उसने उतरावस्की के हाथ में एक लालटेन खोजी और उसके अंदर एक अजीब मोमबत्ती थी जो उभरी हुई गांठों के साथ मानव त्वचा में ढकी हुई लग रही थी। मोमबत्ती की रोशनी की धुंधली रोशनी के तहत अर्नेस्ट की पुतलियां फिर से चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार बचा था, क्योंकि यह गूंजता रहा। एक और मनोवैज्ञानिक संकेत। उस पल उसने अपने दिल में उदासी को गहरा होते महसूस किया। ठीक है, उतरावस्की ने सिर हिलाया और अर्नेस्ट बॉयर के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। एमलिन ने अपनी स्मगनेस और प्रसन्न मुस्कान को रोक लिया। उसने तब उन वस्तुओं को देखा जिन्हें उसने पकड़ा था। एक किसान की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी भरपूर फसल काटी थी। डॉट डॉट डॉट। स्क्वायर के उत्तर पश्चिम में एक रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में एक विशाल परछाई दिखाई देने पर रोशनी अंधेरी हो गई। अंधेरे से छोटे चमगादड़ उड़े और जल्दी से एक साथ क्लम्प्ट हो गए। धुआं उठा जैसे ही चांदी के बालों वाले स्कारलेट आंखों वाले अर्ल मिस्ट्रल उस स्थान पर दिखाई दिए जहां चमगादड़ दिखाई दिए थे। उसके आसपास सब कुछ सामान्य हो गया था। उसका नौकर, एक गहरे रंग के औपचारिक सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, तुरंत आगे बढ़ा और एक धनुष के साथ पूछा, माय लॉर्ड, क्या आप अब अपना भोजन कर रहे हैं? वो बता नहीं सकता था कि क्या चीजें आसानी से हुई थी या कुछ गलत हो गया था। अर्ल के चेहरे से परिणाम की सफलता के बारे में बहुत कम, हालांकि उसने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। मिस्ट्रल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। वो एक रचित लुक के साथ मेज पर चला गया, घोस्टली ब्लू रत्न वाली अंगूठी उतार दी और अपने स्वभाव में कोई दरार दिखाए बिना बैठ गया। ये ऐसा था जैसे वो कबूतरों को खिलाने के लिए बाहर गया हो। ये समृद्ध गंध काफी अनोखी है, लेकिन ये बुरी नहीं है। अर्ल मिस्ट्रल के पड़ोसी निजी कमरे में क्लाइंट बहुत ही साधारण चेहरा पहने हुए था, क्योंकि उसने सिविलिस कुजीन डेलिकेसी मेमने की आंतों पर टिप्पणी की थी। यह सजा ऑपरेशन टैरो क्लब के कुछ सदस्यों द्वारा एक प्रयास था जिसमें द वर्ल्ड या मिस्टर फूल के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह देखते हुए कि कैसे मिस जस्टिस और द मून एमलिन को ऐसे मामलों में शून्य अनुभव था और अन्य मामलों में अनुभव की कमी थी, वो अंतिम सुरक्षा के रूप में गुप्त रूप से क्षेत्र में आया था। उसने ग्रे फॉग के ऊपर जाने के लिए अपने निजी कमरे के संलग्न बाथरूम में प्रवेश करते समय मिस्टर फूल से प्रार्थना करने के लिए अपने मैरिनेट का उपयोग किया था। प्रकाश के संबंधित बिंदु का उपयोग करते हुए उसने पूरे स्क्वायर और उसके परिवेश को देखा था। उसने पूरे समय से गॉड सेप्टर को पकड़े रखा, किसी भी गड़बड़ी का पता चलने पर किसी भी समस्या को रोकने के लिए बिजली की हड़ताल देने के लिए तैयार था। हालांकि उसने अंततः कुछ नहीं किया। सब कुछ उसकी कल्पना से अधिक सुचारू रूप से हुआ। उसके लिए अनुभवी द स्टार लियोनार्ड पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मिस जस्टिस, जो पहली बार ऐसे मामलों में भाग ले रही थीं, ने उनकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, पैनिक का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। वास्तव में स्पेक्टेटर पाथवे का एक सीक्वेंस 6 अन्य पाथवे के लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर से कहीं अधिक है जब भावनाओं को नियंत्रित करने की बात आती है। भले ही वो असहज महसूस करती, उसने ऑपरेशन से पहले अपनी बियॉन्डर शक्तियों के साथ इसे हल कर लिया होता। तारांकन क्लाइन ने अन्य व्यंजनों का नमूना लेना जारी रखते हुए इंडिसर्नेबली सिर हिलाया। खिड़की के बाहर सेंट हीरलैंड स्क्वायर पर यह जीवंत संगीत बांसुरी, वायलिन, अकॉर्डियन और 7 तार वाले गिटार के उदार मिश्रण से भर गया। नॉर्थ बोरो में फेल्प स्ट्रीट में सेंट सैमुअल कैथेड्रल के आसपास लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के प्रवेश द्वार पर अपने कपड़े बदलने के बाद ऑड्रे एक साधारण लड़की की तरह एक गाड़ी से उतरी। उसने पहले ही समय से पहले तैयार किए गए होटल के कमरे में अपने पेपर बॉय पोशाक से छुटकारा पा लिया था और वो कमरा एमलिन के निर्देशों के तहत किसी के द्वारा आरक्षित किया गया था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस पल लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के प्रवेश द्वार पर लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन ऑड्रे बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। किसी ने उसे नहीं देखा, मानो वो दूसरी दुनिया में रहती हो। ऑड्रे तेजी से फोयर में चली गई, दूसरी मंजिल पर गई और डायरेक्टर के कार्यालय के लिए गई। और हर कोई जिसके पास से वो गुजरी, वो एक खेल खेलने में उसके साथ शामिल हो रहा था, ये दिखावा करते हुए कि उन्होंने उसे नहीं देखा है। वे इस बात से हैरान नहीं थे कि ये अपरिचित लड़की अंदर क्यों थी। ऑड्रे कार्यालय में प्रवेश करने ही वाली थी जब उसने अचानक अंदर एक परिचित आवाज सुनी। मिस ऑड्रे, यह इस सप्ताह हमने जो दान राशियां एकत्र की हैं। ऑड्रे अपने होठों के सिरों को सिकोड़ने में मदद नहीं कर सकी, क्योंकि उसने धीरे से अधखुले दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई।
कार्यालय के अंदर एक स्टाफ सदस्य दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े हुए था। उसे डेस्क के पीछे वाले व्यक्ति को दिखा रहा था। डेस्क के पीछे एक गोल्डन रिट्रीवर बैठा था, जिसके गले में सोने के रिम वाला चश्मा लटका हुआ था। ये डायरेक्टर की सीट पर बैठा था, लापरवाही से दस्तावेजों को पलट रहा था और कहा, यह कोई मुद्दा नहीं होगा। स्टाफ सदस्य ने फिर दस्तावेज वापस ले लिया और गोल्डन रिट्रीवर पर मुस्कुराया। फिर, मैं विदा लेती हूँ मिस ऑड्रे। उसके पीछे ऑड्रे ने अपनी हंसी रोक ली क्योंकि वो सोफे की ओर चली गई। उसने चुपचाप स्टाफ सदस्य को गोल्डन रिट्रीवर को अन्य दस्तावेजों को पढ़ने से बाधित किए बिना जाते हुए देखा। सूसी ने विभिन्न दस्तावेजों को गंभीरता से पढ़ा, डरते हुए कि उसके अभिनय में कुछ गलत हो जाएगा, इस प्रकार ऑड्रे के मामलों को प्रभावित करेगा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक हैरानी में चारों ओर देखा। ऑड्रे, क्या आप वापस आ गई हैं? आपने कैसे नोटिस किया? ऑड्रे सोफे से उठी और सूसी की नजरों में दिखाई दी। इस ऑपरेशन के लिए उसने विशेष रूप से सूसी से बात की थी। उसने लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में काम पर उसे बदलने के लिए उत्तरार्थ प्राप्त किया। फिर गोल्डन रिट्रीवर के साथ उसने उन सभी स्टाफ सदस्यों को सम्मोहित किया जो उस दिन उसके साथ बातचीत करेंगे, जिससे वे सूसी को ऑड्रे के रूप में मानेंगे। किसी भी संभावित आगंतुक के लिए उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि दोपहर में केवल मेहमान होंगे, और सम्मोहन से बाहर निकलने का संकेत दोपहर के 2 बजे कैथेड्रल की घंटियां थीं। सूसी ने ऑड्रे को देखने के बाद कुर्सी से छलांग लगा दी, हताशा में कहा, लगभग 2 बज चुके हैं। सही है। ऑड्रे ने मन ही मन एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया क्योंकि वो छोटे लाउंज में गई और अपने कपड़ों में बदल गई। उसने फिर अपने पिछले भेष को जलाने के लिए लाई की फ्लेम कंट्रोलिंग शक्तियों का उपयोग किया। अपने कार्यालय लौटने और अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने पूरी तरह से रिलैक्स्ड महसूस किया। उसने अपने हाथों को एक साथ क्लास्प्ड किया और हल्के से अपने होठों को सिकोड़ लिया। स्पष्टवादी होने के लिए वो हमेशा नर्वस रही थी। हालांकि उसने ऑपरेशन से पहले खुद पर प्लेकेट सफलतापूर्वक कास्ट किया था, जिससे किसी भी स्लिप अप को रोका जा सके। अब ये काफी दिलचस्प है कि मैं इसे याद करती हूँ। हमने ये भी चर्चा की कि हम प्रभावित लोगों को कैसे मुआवजा देंगे। ऑड्रे, बहुत बढ़िया। गोरी, हरी आंखों वाली सुंदरता पर एक मुस्कान बिखर गई जैसे ही ये उज्जवल हो गई। इस ऑपरेशन के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका हिप्नोटिस्ट पोशन काफी मात्रा में पच गया था। इसके अलावा उसने एक और बात की पुष्टि की थी, मिस्टिकल आइटम हैंड ऑफ हॉरर जो ब्राइब चार्म के साथ आया था, हिप्नोसिस के साथ पूरी तरह से काम करता था। हाँ, मैंने ये भी सीखा कि मिस्टर मून का नाम एमलिन वाइट है। उन्होंने मामले को छिपाने की परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें मुझे बताना था, अन्यथा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ हाँ, शायद केवल कैथेड्रल का नाम देना ही काफी था, लेकिन वो अभी भी उनकी पहचान को उजागर करेगा। मुझे अभी भी थोड़ी चिंता महसूस हो रही है। सम्मोहित करते समय मैं बहुत सख्त थी। मैंने वास्तव में उन शब्दों का उपयोग किया जो सम्मोहन के पहले स्तर के दौरान बहुत सीधे थे। तारांकन ऑड्रे ने अपनी थोड़ी उत्तेजित भावनाओं पर प्लेकेट कास्ट किया क्योंकि उसने पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की, उम्मीद करते हुए कि वह आज के अनुभव और सबक से सीख सकती है। गोंग गोंग, सेंट सैमुअल कैथेड्रल की घंटियां बजीं, यह संकेत देते हुए कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में 22 फिल्प स्ट्रीट के अंदर कई कर्मचारी जो थे, इसे सुनने के बाद उनके शरीर कांप गए। उसके बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। डॉट डॉट डॉट, गोंग गोंग। कैथेड्रल की घंटियों के बीच क्लाइन, जो वापस ड्वेन डेंटिस में बदल गया था, एक बार फिर 160 बोकलैंड स्ट्रीट की बालकनी पर चला गया और मार्च के घर की स्थिति को देखा। इस पल एक गाड़ी उसके निवास के प्रवेश द्वार से गुजरी और सड़क के अंत तक चली गई। अचानक क्लाइन ने अपनी धारणा को ट्रिगर महसूस किया क्योंकि एक दृश्य उसके दिमाग में आया। एक ग्रे चूहा गाड़ी की खिड़की के खिलाफ झुका हुआ था, इत्मीनान से सड़क के दृश्यों को देख रहा था। एक रेंटल कैरिज सेंट हीरलैंड स्क्वायर की परिधि के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी। लियोनार्ड मिशेल, जो बैकलैंड ब्रिज के उत्तरी किनारे पर लौटने के लिए तैयार था, ने दबी हुई आवाज के साथ पूछने से पहले स्क्वायर के बीच में कबूतरों पर एक नजर डाली। ओल्ड मैन, इस ऑपरेशन के परिणाम के बारे में आपकी क्या राय है? अर्नेस्ट बॉयर को एक सपने में खींचने के बाद उसने लेमानोस ट्रैवल्स को पलट दिया और एंजल्स एम्ब्रेस को सक्रिय कर दिया। उसने तब गाड़ी पर दृश्य छोड़ दिया, बाद के घटनाक्रमों के बारे में अनिश्चित। उसके दिमाग में पाले जोरोआस्ट ने जवाब दिया, चौथे अपोच में एक कहावत है, देवताओं की शक्ति में विश्वास करो। इसका मतलब है कि इस मामले को मिस्टर फूल की मौन स्वीकृति मिल गई है, तो ये सफल होना तय है। हालांकि ओल्ड मैन टैरो क्लब के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मिस्टर फूल ज्यादातर समय एक गवाह होते हैं, इसलिए कोई तथाकथित मौन स्वीकृति नहीं है। तारांकन लियोनार्ड ने विषय को बदलने से पहले मन ही मन बड़बड़ाया।
ये कहावत पूरी क्यों नहीं लगती? उसने पालिस ज़ोरोआस्ट को कभी भी टैरो क्लब की सटीक स्थिति की जानकारी नहीं दी थी। उसने बस टैरो क्लब की सामान्य स्थिति का उल्लेख किया और उन्हें उन मामलों की जानकारी दी जिन्हें मिस्टर फूल द्वारा अनुमोदित किया गया था। पालिस हंसा और कहा, वास्तव में कहावत का एक दूसरा भाग भी है। उनकी परोपकारिता पर भरोसा मत करो। देवताओं की शक्ति में विश्वास करो, लेकिन उनकी परोपकारिता पर भरोसा मत करो। लियोनार्ड ने मौन में दोहराया, क्योंकि उसने एक ब्रोंज हार्डकवर वाली नोटबुक को नीचे देखा। उसने फिर उदासी से बड़बड़ाया, ये वास्तव में ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट के समान है। इसके अलावा इसके नकारात्मक प्रभावों को हल करना अपेक्षाकृत सरल है। इस ऑपरेशन से पहले इस तथ्य पर विचार किया गया था कि मून डोमेन के साथ साथ डार्कनेस से जुड़े पाथवे के बियॉन्डर्स में नाइटमेयर संबंधित प्रभावों के खिलाफ अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिरोध था। लियोनार्ड ने मूल रूप से द वर्ल्ड क्लाइन मॉरिटी से क्रीपिंग हंगर उधार लेने की योजना बनाई थी। हालांकि कुछ बात की चर्चा के बाद मिस मैजिशियन ने लेमानोस ट्रैवल्स के लक्षणों का उल्लेख किया, जिससे उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला। इसलिए क्लाइन, जो मूल रूप से एंजल्स एम्ब्रेस के लिए जिम्मेदार था, ने उसे 3 घंटे के लिए क्रीपिंग हंगर उधार दिया। विभिन्न उपयोगी बियॉन्डर शक्तियां दर्ज की गईं, जैसे ब्राइब वीकन। ये अब्राहम परिवार से कुछ है, पालिस ज़ोरोआस्ट ने आह के साथ कहा। लियोनार्ड को यह लंबे समय से पता था, क्योंकि उसने इंडिसर्निबली सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, ओल्ड मैन, क्या आपके पास मेरे द्वारा पहले उल्लेख किए गए मिस्टिकल आइटम के नकारात्मक प्रभावों को कमजोर या नियंत्रित करने के साधन हैं? तुम उसे मिस्टिकल आइटम कहते हो? वो कुछ ऐसा है जिसे सीलिंग की आवश्यकता है। तारांकन पालिस ने पहले लियोनार्ड को फटकार लगाई। फिर उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसमें एक जीवित विशेषता है? ये इसे हल करना बहुत आसान बनाता है। लियोनार्ड ने राहत महसूस की, क्योंकि उसने अपनी नजर फिर से खिड़की से बाहर डाली। सेंट हीरलैंड कैथेड्रल को देखा, जिसके कुछ हिस्से कारखानों जैसे थे।